ही लाइव है, कल मैंने किसी और के स्टूडियो से की थी, जो कि मैं हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हूँ और अभी भी मैं भाग के आया हूँ बीच में ना। तो देखें, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंजन के महत्वपूर्ण भाग पार्ट 2, यानी कल संडे है तो कल कोई डॉक्टर वॉक्टर आते नहीं है, तो आज और कल में तुम्हारी क्लास कर देते हैं। कल 3-4 प्रैक्टिकल वीडियोज भी हम करेंगे, 2-3 क्लास भी कल करेंगे। एक क्लास ये आज हो रही है ना, बाकी फिर रेगुलर कम से कम एक क्लास तो होगी। अदरवाइज अभी 2-1 दिन का और लफड़ा है, उसके बाद में फ्री होते ही दिन में 4-5 क्लास भी कर देंगे, तो 5 दिन का तुम्हारा सिलेबस नहीं है अगर इसको खत्म करेंगे तो, है ना। अब वो भी नहीं है, 1-2 लड़कों का कमेंट आता है कि साहब आप तो करेंगे, तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते। कुमार प्रशांत था ना उसका नाम, तो ये प्रशांत का इंतजार है मेरे को। आज प्रशांत अगर जुड़ेगा ना तो देखूंगा भाई, देखें कोई नहीं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी डीजल मैकेनिक में। सभी जितने भी क्लास देख रहे हैं अपने आप को पास समझें, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से आप पढ़ लो। तो इसके अंदर देखो हम 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो क्या क्या हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। पहला हम बात करें तो पिस्टन के बारे में हम पढ़ेंगे, इंजन का पिस्टन। पिस्टन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब पिस्टन के बाद हम बात करें तो पिस्टन पर रिंग लगी हुई होती है, तो पिस्टन रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और देन कनेक्टिंग रॉड, है ना, तो कनेक्टिंग रॉड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इनके बारे में हम आज क्लास करेंगे। तो इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, है ना। अब इन्होंने देखने को तो देख लिए, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछता है और आने ही है ना। पिस्टन से ऐसा नहीं है कि पिस्टन से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पिस्टन रिंग्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आएगा। कनेक्टिंग रॉड के बारे में 100% क्वेश्चन आएगा। तो ट्रेड तो आपकी यहीं से क्वालिफाई हो जाएगी। अब बेमतलब आप फालतू का रोते रहते हैं ना। ये कह रहे हैं सर हमने एमएमबी के लिए बैच लिए हैं प्रमोद कुमार। एमएमबी में भी कोई दिक्कत नहीं है, एमएमबी भी हम कराएंगे। जो गियर बॉक्स पावर ट्रांसमिशन के भाग है, सस्पेंशन है, टायर वगैरह, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो भी कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, है ना। बाकी जो एमएमबी वाले हैं या फिर हीट इंजन वाले हैं या ट्रैक्टर मैकेनिक वाले हैं, तो भाई जो ये डीजल मैकेनिक का पोर्शन है ना, ये भी तुमने पढ़ लिया तो पास तो तुम इसी से हो जाओगे। लेकिन मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हम वो चीजें नहीं कराएंगे, तो आप डेली डेली ये चीजें नहीं कहलवाएं, बात वही है, सारा करेंगे, पहले ही मैं कह चुका हूं। तो पिस्टन रिंग और कनेक्टिंग रोड ये तो हम पढ़ेंगे ही। इसके अलावा अगर आगे हमारी क्लास आज जारी रहती है तो देखते हैं ना। तो अभी हम चालू करते हैं भाई, चलते हैं, देखें। तो सबसे पहले हम इधर ही देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं। देखें, ये तो चलो कनेक्टिंग रोड है। अभी हम पहले पिस्टन को लेके आते हैं ताकि पूरा आपको दिखाते हैं। देखो भाई, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसमें दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा हम एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं तुमको, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। ये जो पिस्टन है, ये आप देख रहे हैं पिस्टन है, ये भी पिस्टन दिख रहा है ना। तो पिस्टन किसके अंदर चलता है? सिलेंडर लाइनर के अंदर चलता है। तो एक लाइनर होगा ऐसा गोल सिलेंडर, जो कि हम लास्ट पिछली क्लास में पढ़े थे। 2 तरह के हम सिलेंडर लाइनर पढ़े थे। एक तो पढ़े थे हम गीला सिलेंडर लाइनर। गीला मतलब जो पानी के डायरेक्ट टच में रहता है, यानी इसकी जो आउटर दीवार है उसके डायरेक्ट जो है पानी जो है संपर्क में रहता है, वो कहलाता है गीला सिलेंडर लाइनर, है ना। और एक हमने दूसरा पढ़ा था स्लीव टाइप, है ना, जिसमें कि पानी जो है डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहता है, जिसको हम ड्राई सिलेंडर लाइनर भी बोल रहे थे या स्लीव बोल रहे थे। और एक को हम बोल रहे थे वेट या गीला सिलेंडर लाइनर। तो गीला सिलेंडर लाइनर उसे कहेंगे जिसकी जो बाहरी दीवार है, ये सिलेंडर लाइनर हो गया एक, ये मैंने इसका नीचे का ऊपर का हिस्सा बना दिया। तो इसकी बाहरी सतह पे अगर डायरेक्ट पानी जो है वो टच में रहेगा तो ये गीला सिलेंडर लाइनर है, और यदि डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है तो सूखा सिलेंडर लाइनर है। तो इनका भी मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा किसी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अदर वीडियोज में। बाकी गीला तो आपको कई बार दिखाया, हमारा जो सिंगल व्हील का जो डबल व्हील का जो इंजन था, उसका जो सिलेंडर लाइनर है वो गीला सिलेंडर लाइनर ही है। वो आज हम फिर दिखा देंगे, जनरली कल इमेज में भी आपको दिखाई दिया था, तो इतना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। तो सिलेंडर के अंदर जो है पिस्टन अप डाउन गति करता है। अब इस अप डाउन गति को 2-3 तरीके से डिफाइन करते हैं। आप इसको बोल सकते हैं अप डाउन गति। अप डाउन मतलब ऊपर नीचे की गति। पिस्टन या तो ऊपर जाएगा सिलेंडर के अंदर या नीचे जाएगा, सिर्फ ऐसे ही गति करेगा, या ऊपर नीचे कह लो, इंग्लिश में इसको अप डाउन कह लो। और इसको एक इंग्लिश में एक अलग नाम और है इसका, रेसोप्रोकेटिंग, है ना, ये ध्यान रखना भाई, रेसोप्रोकेटिंग, यानी इसका मतलब यही है कि अप डाउन गति है ना। तो पिस्टन अप डाउन या ऊपर नीचे या रेसोप्रोकेटिंग गति जो है पिस्टन के अंदर करता है ना। अब पिस्टन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में। अब इस पर क्या होता है कि ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये जो आप एक छड़ देख पा रहे हैं, ये पूरी, ये वाली, यहां से ये इसका बड़ा सिरा है, तो इसको बोलते हैं बिग एंड, और इसका
छोटा सिरा यहाँ पिस्टन के साथ फिट रहता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल एंड। तो ये हो गई पूरी कनेक्टिंग रॉड। तो एक तो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में इस पिस्टन के बारे में, दूसरा इस पर कुछ गोल चारों तरफ ऐसी रिंग लगी हुई होती है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, ये पिस्टन रिंग है। तो पिस्टन रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लस इस कनेक्टिंग रॉड के बारे में हम पढ़ेंगे। कनेक्टिंग रॉड का जो निचला सिरा है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ में जो है फिट रहता है। तो मैंने ये बना दी इसकी क्रैंक शाफ्ट, इतनी अच्छी नहीं बनाई है, बस आप समझ जाना, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये क्रैंक शाफ्ट हो गई। तो पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो सारा सेटअप तैयार है। 1 घंटे पहले क्लास चालू हो जाती है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी साथ में करा सकें, तो इसलिए सारी चीजों को मैनेज करने में टाइम लगता है। तो देखें, यहीं पर हम बात करें तो आपको दिख रहा है, देखो यहां पर ये इस कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा है, तो इसका नाम क्या दे रखा है, स्मॉल एंड। तो कनेक्टिंग रॉड के 2 सिरे होंगे, जैसे मेरे पास ये सामने कनेक्टिंग रॉड है, इस है ना, तो इसका ये वाला जो सिरा है, ये छोटा सिरा, ये ऐसे ही रखिए ना, आपको दिख रही होगी ऐसे। तो इसका जो ये छोटा सिरा है ये कहलाएगा स्मॉल एंड, और इसका जो ये बड़ा वाला सिरा है नीचे वाला, ये कहलाता है बिग एंड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिग एंड। अब ये 2 टुकड़ों में बनी होती है, ऊपर वाला ये रहा हाफ सेक्शन नीचे वाला ये रहा, और ये जो है बिग एंड बोल्ट के माध्यम से आपस में दोनों भाग इसके कसे रहते हैं, बीच में 2 टुकड़ों में विभाजित इसकी जो है ये बियरिंग लगती है, जिसको हम बिग एंड बियरिंग बोल देते हैं, या फिर ब्रास बियरिंग भी बोलते हैं। तो ब्रास बियरिंग ये है, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखा देंगे, है ना। तो ये इसका छोटा सिरा, ये इसका बड़ा सिरा, है ना। ये छोटा सिरा पिस्टन के साथ में यहाँ कनेक्ट रहता है इस जगह पर, ठीक है, और बड़ा सिरा ये क्रैंक शाफ्ट पर कसा जाता है। तो अभी हमारे प्रैक्टिकल स्टूडियो में सब कुछ मौजूद है, तो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो मेरा यहाँ पर आपको लाने का एक उद्देश्य था कि एक तो हम पिस्टन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने हैं ये हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पिस्टन पर रिंग लगी हुई होती है, उन रिंगों से संबंधित क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। एक पिस्टन को जो है क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए एक छड़ प्रयोग की जाती है, जिसे हम कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, और एक गजन पिन भी फिटिंग में इसमें साथ में आती है। तो गजन पिन से क्या क्वेश्चन बनता है ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, ऐसा नहीं है कि फालतू में हम लोग ये पढ़ा रहे हैं। तो देखें, तो हम साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे। अभी कमेंट मैं बाद में देखूंगा, है ना, एक आध का आया हो तो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल से सारा चीज क्लियर हो जा रहा है नीरज कुमार। बिल्कुल भाई सर, डीजल इंजन ने में फिटर वाला पार्ट पढ़े या नहीं सर, प्लीज बताएं। भाई अगर आपको लगता है कि फिलहाल मेरी क्लास कम हो रही है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना तो क्वेश्चन तो आते हैं फिटर वाले पार्ट से। फिटर वाला पार्ट नहीं है वो मैकेनिक डीजल के भी कॉमन टूल है, वो इलेक्ट्रिशियन में भी टूल काम आते हैं। तो अलाइ ट्रेड का पार्ट है, तो वहां पे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। आपके डीजल मैकेनिक में मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। आपके 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर की अल्पतमांक पूछी जाएगी, उसके किसी भी भाग को देकर के उसका नाम पूछ सकता है। तो आपके पास टाइम है तो मेन चीजें तो आप पढ़ ही लो, माइक्रोमीटर वर्नियर कैलिपर वो तो सेम है ना। तो वो चीजें तो आप पढ़ सकते हैं ना, दीपक सर ने पढ़ा रखा है। तो जितने, अगर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप वहां से पढ़ लें, क्वेश्चन तो वहां से पुटअप होता है ना। ज्यादा नहीं तो अलाइ ट्रेड की बात करें अपन 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास कम से कम आता है, 10-12 क्वेश्चन, है ना। तो पढ़ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी मोटा मोटा मैं लास्ट में बता ही दूंगा, तो इतना भी कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर मेरी क्लास नहीं हो पा रही और किसी टाइम पे, और आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो दीपक सर की आप वो अलाइ ट्रेड वाली कॉमन टूल वाली क्लास देख लिया करो, एक आध क्लास, है ना। बाकी मैं ये नहीं कह रहा, फिर भी उनमें से क्या क्या मेन चीज है वो मैं सारा निकाल के जो कि एग्जाम में पूछा जाता है मैं करा दूंगा, है ना। तो तसल्ली रखें, लेकिन सब चीज टाइम टू टाइम धीरे धीरे होगा। अब केवल थ्योरी खींचनी है तो एक ज्यादा दिन का सिलेबस नहीं है। देखें, अब चलते हैं हम, छोड़ो। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि 8, 10, 12 क्वेश्चन की बात है, 10-12 क्वेश्चन की बात है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब मेन क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ज्यादा डीप में पढ़ना है तो दीपक सर ने पढ़ाई रखा है। देखो हम हमारे चलते हैं टॉपिक पर। ये अरविंद कह रहे हैं ओके सर। तो देखें भाई, सबसे पहले आज की हम बात कर रहे थे पिस्टन की। तो देखो पिस्टन के बारे में हम बात करेंगे। ये मैं उसी पीडीएफ से अब पढ़ा रहा हूं, मैं पीपीटी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि पीपीटी बनाने में टाइम भी बर्बाद होता है। डेट आपकी आ चुकी है, आपके पास भी टाइम कम है ना। तो देखें, तो पिस्टन मैंने आपको दिखाई दिया क्या होता है, थोड़ा सा हम डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं साथ के साथ
प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। जैसे एक हमारे पास ये पिस्टन है, दिख रहा है आपको, ये एल्युमिनियम अलॉय का पिस्टन है, बहुत ही हल्का है, भारी नहीं है। इधर हम बात करें तो हमारे पास एक कास्ट आयरन का पिस्टन है, ये बहुत भारी है ना। तो इनका कहाँ यूज है ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिस्टन भी हैं मेरे पास, ये पिस्टन रिंग भी हैं बहुत सारी, ये गजन पिन भी मैंने ले रखी है ना। ये गजन पिन को दोनों साइड से या रोकने के लिए सर्कलिप लॉक लगता है, वो भी ले रखा है, ये सर्कलिप लॉक है ना। तो सारा हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम देख लेंगे, सारी चीजें मैंने आगे रख रखी है मेरे, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझा दूंगा एक साथ में, है ना। तो देखें, सबसे पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर चीजों को यहाँ मैं प्रैक्टिकली आपको समझा दूंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। देखें, परिचय की बात करें कि पिस्टन के बारे में, परिचय मतलब उसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आपको पता है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। तो इसमें कोई, इस लाइन में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पिस्टन की चाल कैसी होती है आपसे पूछा जा सकता है। पिस्टन की जो चाल है वो कैसी होती है, अप डाउन यानी ऊपर नीचे की चाल, इंग्लिश में अप डाउन लिखा मिल सकता है, या रेसिप्रोकेटिंग लिखा मिल सकता है, जो कि आगे आएगा भी। और इसको आपको पता है ये सिलेंडर है, अब इसमें पिस्टन एक बार यहाँ या तो ऊपर होगा या बीच में होगा या नीचे जाएगा, यानी या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, यही होगा अप डाउन। इस चाल को अप डाउन भी कहते हैं, ऊपर नीचे भी कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग भी कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब है ऊपर नीचे की चाल, है ना। और एक और है रैखिक गति भी इसको बोलते हैं, रैखिक, एक रेखा में, सीधी रेखा में ही तो गति कर रहा है। और इंग्लिश में इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो कितने नाम हो गए, एग्जाम में कोई सा भी देखने को मिल सकता है, तो नोट कर लेना अगर करना चाहें तो। पिस्टन की जो चाल है वो कैसी होती है अलग से नोट भी कर लेना, अप डाउन होती है, बाकी कई तो लिखी मिल जाएंगी आगे। अप डाउन चाल, या हम इसको कह सकते हैं रैखिक गति, रैखिक गति, या लीनियर मोशन, लीनियर लीनियर मोशन इंग्लिश में बोल सकते हैं ना, मोशन मतलब वही गति है। और या फिर एक हो गया रेसिप्रोकेटिंग, इन सब का मतलब एक ही है, तो आप समझ जाओ। ये से शरीफा आएगा, है ना, से सिब वाला आएगा, है ना, ये गलत लिखा है मैंने, रेसिप्रोकेटिंग। अब मिटाऊंगा फिर टाइम लगेगा, तो समझदार के लिए सारा काफी है, बाकी अशुद्धि यहाँ पे हिंदी के नंबर कट नहीं रहे, लेकिन ये अशुद्ध लिखा है मेरे को पता है। तो देखें, तो अप डाउन गति, रैखिक गति, लीनियर मोशन या रेसिप्रोकेटिंग चाल, ऊपर नीचे चलना, इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है पिस्टन की जो गति है वो किस प्रकार की गति होती है। तो चार इनमें से ऑप्शन दे देगा, लीनियर मोशन, रेसिप्रोकेटिंग या फिर रैखिक गति। डी में दे देगा रोटरी मोशन। तो रोटनी गोल थोड़ी घूमता है, वो तो क्रैंकशाफ्ट घूमती है। तो ये आपको पता होना चाहिए पिस्टन कैसी गति करता है। तो ये मैंने लिख दिया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखे हैं नाम, नहीं तो मैं नहीं लिखता। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में दूसरे फोन से, या फिर नोट डाउन भी कर लेना। और मेरे हिसाब से इतना कुछ इसमें है नहीं, आप समझ गए होंगे। आगे देखो, तो पिस्टन, सबसे पहली बात है कि पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। आगे देखें, पिस्टन के ऊपर नीचे चलने से ही सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चारों जो स्ट्रोक हैं वो पूरे होते हैं। भाई सिलेंडर के अंदर पिस्टन का क्या रोल है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर गति करा करके ही हम, जो हमारा डीजल साइकिल है या पेट्रोल साइकिल है, कंप्लीट साइकिल, जो कि मैंने आपको क्लास 1 2 3 4 में पढ़ाया था, तो उसको हम पूरा करते हैं, है ना। तो डीजल साइकिल इंजन के जो चारों स्ट्रोक हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चाहे पेट्रोल साइकिल की बात कर लें, तो ये सभी पिस्टन की मदद से ही हम इनको पूरा करते हैं। तो एक तो ये काम हुआ कि स्ट्रोकों को इंजन के अंदर किसकी सहायता से पूरा किया जाता है, पिस्टन की सहायता से। पिस्टन कैसी गति करता है, रेसिप्रोकेटिंग या फिर लीनियर मोशन या रैखिक गति या अप डाउन गति या ऊपर नीचे की गति। आगे देखो, पिस्टन किसी भी इंजन का महत्वपूर्ण भाग है या अनिवार्य भाग है, तो ये तो कोई खास बात नहीं हुई, इंजन के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी आपको। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, यहां ध्यान दो, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। पिस्टन की जो धातु है वो कैसी होनी चाहिए, यानी पिस्टन कैसा होना चाहिए, पिस्टन मुलायम होना चाहिए। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या बोल रहे हो आप, पिस्टन मुलायम होगा। अब आप ही ने तो पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, डीजल साइकिल इंजन हम पढ़ रहे थे, तो आपने बताया था कि डीजल इंजन में लगभग 3000 डिग्री के आसपास, 2500 से 3000 डिग्री या 2000 से 3000 डिग्री, और हर कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो फ्यूल जलने के ऊपर डिपेंडेंसी होगी। तो आपने बताया था कि 2000 या 3000 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कंबस्टन के बाद हो जाता है, ईंधन के जलने के बाद हो जाता है। तो फिर धातु मुलायम रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मुलायम भी रखनी पड़ेगी। जैसे आपने सुना है हमारे संविधान के बारे में कि हमारा संविधान जो है
कठोर एवं लचीला है, कठोर भी है और साथ में लचीला भी है। तो ऐसा नहीं केवल कठोर हो, लचीलापन भी उसमें होना चाहिए, है ना। तो आप पढ़े हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल, तो आपको पता है क्यों होना चाहिए लचीला। तो ऐसे ही पिस्टन भी जो है वो मुलायम होना चाहिए। मुलायम का मतलब ऐसे सॉफ्ट की बात नहीं कर रहे कि रुई जैसा मुलायम, मतलब जब पावर स्ट्रोक के दौरान जब आपका विस्फोट होगा, ईंधन जलेगा, तो धमाका एकदम से होगा ईंधन के जलने पर। तो जब वो धमाका होगा तो उस धमाके का जो झटका आता है, जर्क आता है, उस जर्क को सहन कर सके। अगर पिस्टन को हमने हार्ड बना दिया, बिल्कुल हार्ड धातु का बना दिया, तो जैसे ही इस पर झटका आएगा तो ये क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पिस्टन कैसा होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए, नॉट हार्ड। कहीं तुम गलती से मत कर देना केवल कठोर होना चाहिए ना, मुलायम होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। अगर नहीं तो उस पर जो जर्क आएगा उसको सहन ही नहीं कर पाएगा। आप समझ गए होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं। जब फ्यूल जलेगा तो एकदम से झटका आएगा, झटका आएगा तो जो कठोर चीज होगी वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो कठोर जो चीजें होती हैं जल्दी से टूटती हैं। तो मुलायम होना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहे हैं, ये स्पष्ट कर दिया क्यों मुलायम होना चाहिए। जंगरोधी होना चाहिए, जंग नहीं लगनी चाहिए जल्दी से। ताप का सुचालक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिस्टन तो आपने ऐसी धातु से बना दिया जिसमें हीट ट्रांसफर करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि पिस्टन की इस सिर पर, पिस्टन की खोपड़ी पर, यानी इस हेड पर 3000 डिग्री टेम्परेचर, यहां जो आपको ये गड्ढा देख पा रहे हैं कंबसन चैम्बर है डीआई इंजन का, तो इसके अंदर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड एक पावर स्ट्रोक में जो है वो पैदा हो जाएगा। अब मान के चलो किसी इंजन के आरपीएम यदि 3000 हैं या 2000, मान लो 2000 हैं और 4 स्ट्रोक इंजन है, तो एक ही मिनट के अंदर कितनी बार पावर स्ट्रोक हो जाएगा भाई साहब। मैंने बताया था क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक घटित होगा, 2 चक्कर में एक बार पावर स्ट्रोक घटित होगा। तो लगभग आप ये मान लो 1 मिनट के भीतर इसमें 1000 बार या 500 बार पावर स्ट्रोक घटित हो रहा है। तो 1 मिनट के भीतर अगर हाई कैपेसिटी वाला इंजन है तो आप सोचो कि इस पिस्टन के ऊपर कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा होगा। अब अगर ये ताप का सुचालक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके अंदर जो भी टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट हो, ये तुरंत इसको यहां से इधर से इस पूरे में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और उसको साइड में ये जो है पिस्टन की जो सिलेंडर की लाइनर की दीवार है वहां तक ट्रांसमिट होना चाहिए। यहां से ये गर्मी जाएगी, यहाँ जो ये पिस्टन का ऊपर का भाग है यहाँ से रिंग में जाएगी, रिंग जो है सिलेंडर लाइनर की दीवार में इस गर्मी को ट्रांसमिट कर देगी। अब यही ऐसा है कि ताप का सुचालक है ही नहीं, या ताप का इतना अच्छा चालक नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट होता रहेगा और ये पिस्टन क्या होगा, पिघल जाएगा, सीज हो जाएगा आपका इंजन। तो पिस्टन की जो धातु है वो जंगरोधी और ताप की सुचालक होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछ भी सकता है, एक पिस्टन होना चाहिए मुलायम, जंगरोधी, ताप का सुचालक, और एक ऑप्शन और डाल देगा कठोर, या नहीं होना चाहिए तो डी ऑप्शन हो जाएगा कठोर। तो आपको पता होना चाहिए ये सारा, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना। आगे देखो, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं सीधा एक ही लाइन में टाइम क्यों बर्बाद करता, आपको करवा के कल इस खत्म करता। पिस्टन की धातु की हम बात करें तो अधिक ताप पर काम करने पर कम से कम विस्तारित होनी चाहिए, यानी कम विस्तारित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या समझे आप? ये क्या कह रहे हैं भाई? नीरज कुमार सर, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में HPVP समझ में नहीं आता है, एक बार आप समझा दीजिए सर। भाई मैं दीपक सर को बोलूंगा और समझा देंगे HPVP, बाकी प्रैक्टिकली आपको समझा देंगे, और फिर कुछ प्रैक्टिकली भी बनाने की सोच रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो बाकी हम समझा देंगे, टाइम मिलेगा तो, है ना। अभी फिलहाल मेरी व्यस्तता ज्यादा है तो फिलहाल के लिए आप छोड़ दें, देखते हैं आ जाएगा HPVP सब आ जाएगा। वो प्रैक्टिकली ही ड्राइंग को पूरी समझाने की मैंने बोल दिया है उनको कि ड्राइंग को पूरा टोटली वो प्रैक्टिकली लेके चलें जितना संभव हो सके। तो देखें, पिस्टन धातु जो है अधिक तापमान पर कम से कम विस्तारित होनी चाहिए, मतलब कि ये पिस्टन है, अब इसका व्यास जो है यहां से लेके इस लेफ्ट से यहां से लेके यहां तक जो है, ये इसका जो व्यास है ये 118 mm है ना। अब 118 mm है, यदि इस पर जो है 3000 डिग्री इसकी यहां हेड पर इस कंबशन चैम्बर में हर पावर स्ट्रोक में तापमान जनरेट होगा। अब जनरेट होगा तो 1 मिनट में 500 बार हो गया, जिसके आरपीएम 2000 हैं, तो 1 मिनट में तो 2000 में से 500 बार, 2000 आरपीएम है तो 500 बार पावर स्ट्रोक घटित हो रहा है, आप ये मान के चलो। अब 500 बार यहां पे 2500 3000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। अब ये ऊष्मा पा करके कम से कम इसका विस्तार होना चाहिए, लेफ्ट राइट अप डाउन। अगर ये 118 की जगह मान के चलो 100, मतलब 1 मिनट के भीतर ही 2 mm इसकी साइज बढ़ गई,
तापमान के कारण। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 120 mm। अब जबकि आपका जो सिलेंडर लाइनर है उसका जो व्यास है वो 119 mm है, यानी आधा mm का मार्जिन पिस्टन का इधर है और आधे का इधर है, और ये बढ़ गया साहब आपका 118। तो अभी है इसका, जब ये चलेगा गर्मी पाएगा तो ये 4 mm बढ़ गया, और सिलेंडर जो है हमारा 119 का ही है, तो ये हो गया 120, यानी 1 mm फालतू फैल गई धातु इसकी गर्मी पाकर। तो ये तो लाइनर के अंदर जाम हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। तो हमारा जो पिस्टन है उसका धातु ऐसी होनी चाहिए कि अगर अधिक ताप पर जो है उसमें कम से कम विस्तार होना चाहिए, या ये मान लो कि विस्तार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि धातुओं का ये गुण है कि वो अधिक ताप पर क्या हो जाता है, उनका विस्तार हो जाता है। तापमान बढ़ने पर उनका आयतन में वृद्धि होती है, ये आपको पता है, ये धातुओं का एक गुण है। यदि आप किसी धातु का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, है ना। तो देखें, तो कम से कम विस्तार होना चाहिए। आगे देखें, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे भी कर सकता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पिस्टन जो है ताप प्राप्त करने पर होना चाहिए, निम्न विस्तार होना चाहिए, उच्च विस्तार होना चाहिए, मध्यम विस्तार होना चाहिए। ऑप्शन कैसे बना देगा वो, तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर 2.5 से 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जनरेट होता है। तो हाई टेम्परेचर के अंदर पिस्टन को काम करना है, तो वो ओवर साइज होकर के सिलेंडर के अंदर जाम हो गया तो हमारा इंजन चल ही नहीं पाएगा, तो इंजन सीज हो जाएगा। तो हमारा पिस्टन जो है उसका विस्तार कम से कम होना चाहिए। आगे देखो भाई, आप समझ गए होंगे। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, पिस्टन धातु की घिसाव प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, यानी जो पिस्टन की जो धातु है, जब आपको पता है हमारा जो पिस्टन है वो किसके अंदर चलता है, सिलेंडर लाइनर के अंदर चलता है। सिलेंडर लाइनर के अंदर चलेगा तो जब ये अप डाउन चलेगा रगड़ खाके, जब इसकी जो स्कर्ट है वो तो लगभग लाइनर के जो है टच होके ही चलती है, लगभग बहुत माइनर मार्जिन होता है। तो अगर वो रगड़ खाके चलेगी इसकी जो स्कर्ट है तो क्या होगा, या तो पिस्टन घिसेगा या फिर सिलेंडर को घिसेगा, दो में से कोई एक चीज घुसेगी। तो इसकी धातु ऐसी होनी चाहिए जो अगर सिलेंडर के अंदर ये रगड़ खाके चले तो कम से कम घिसे। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, पिस्टन धातु की जो घिसाव प्रतिरोधकता है वो कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। वह इसकी स्कर्ट ऐसी बनी हो जिससे घिसावट कम से कम हो। स्कर्ट मतलब, अब आपने भी देखा होगा, स्कर्ट का मतलब है पिस्टन का निचला हिस्सा, यानी ये जो पिस्टन बॉस है, ये जो पिस्टन आप देख पा रहे हैं, तो इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला ये पिस्टन स्कर्ट है। नीचे वाला पिस्टन बॉस के जो नीचे वाला भाग है, ये जो होल है, इसके नीचे जो एरिया आप देख पा रहे हैं चारों साइड, वो स्कर्ट है। अगर हम यहाँ पे समझाऊं मैं आपको तो ये कुछ ऐसा बनता है पिस्टन, देखो। तो ये नीचे से स्कर्ट थोड़ी इसकी ओवर होती है, हर पिस्टन की स्कर्ट आपको हल्की सी ओवर मिलेगी नीचे से, है ना। तो मैंने ये समझाने के लिए बनाया। तो यहाँ पे पिस्टन बॉस हो गया, यहाँ पे रिंग हो गई, मान के चलो ये 3 है ना। तो ये ऊपर के भाग की तुलना में ये जो स्कर्ट है ये थोड़ी, इसका व्यास थोड़ा सा ऊपर की तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो इसकी जो स्कर्ट है उसकी बनावट भी ऐसी होनी चाहिए कि वो कम से कम घिसे। तो पिस्टन कैसा होना चाहिए, रगड़ खाके चलने पर कम से कम घिसने वाला होना चाहिए, यानी इसकी जो घिसाव प्रतिरोधकता है वो उच्च होनी चाहिए। और स्कर्ट की बनावट ऐसी हो कि इसकी घिसावट कम से कम हो। अब स्कर्ट क्या है, स्कर्ट का मतलब आपको पता है, गर्ल्स पहनती है स्कर्ट, तो अपनी बॉडी के नीचे की तरफ पहने वाला ही एक वस्त्र होता है। तो ऐसे ही पिस्टन का भी नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, पिस्टन का स्कर्ट कहलाएगा, है ना। तो देखें, आगे चलते हैं, बाकी हम पिस्टन आएगा अभी, तो यहाँ आपके डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसके भागों के नाम भी लिख रखे हैं, कुछ थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। दिख रहा है मेरे हिसाब से, आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा और मैं इसका जूम साइज बढ़ा देता हूँ। देखो अब दिख गया होगा। देखें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप लैंड, है ना। तो अब एक टॉप लैंड का इंजन भी आता था जो हमारे स्टूडियो में है, वो टॉप लैंड का ऐसा इंजन आता था, है ना। फील्ड मार्शल का ही शायद टॉप लैंड के नाम से आता था, मेरे को जहां तक ध्यान है। तो देखें, जो डीआई इंजन हुआ करता था, यहाँ पर देखें, ये जो ऊपर का भाग है जो आप देख पा रहे हैं पिस्टन का, ये पहला, इसमें 3 खांचे आपको दिख रहे होंगे। जहां पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, अभी थोड़ी स्केल साइज इसकी छोटी कर लेता हूं, थोड़ी बड़ी ज्यादा है। देखें, ये जो है ये पहली रिंग का खांचा है जो आप ये देख पा रहे हैं, जिस पर की मैंने ये लाइन खींची है। ये पहली रिंग का खांचा है जिस पर कि मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। ये दूसरी रिंग का खांचा है जिस पे मैं दूसरी लाइन खींच रहा हूं, जिस पर कि मैं 2 लिख रहा हूं।
ये तीसरी रिंग का खांचा है जो कि ऑयल रिंग है, इसमें होल भी कटे हुए हैं, तो मैं इसको डॉट 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 से बना रहा हूं, तो ये हमारी तीसरी रिंग हुई। तो इस पिस्टन पर आप देख पा रहे हैं ऊपर दो तो कंप्रेशन रिंग लगेंगी और तीसरी जो है वो ऑयल रिंग लगेगी, ठीक है। तो अब जो ये खांचे हैं जिनमें कि ये रिंग लगती है, ये रही कंप्रेशन रिंग है ना, जो आपको ये दिख गई होगी अब अच्छी तरह से, इसमें कोई होल वगैरह नहीं कटे होते। जबकि मैं एक ऑयल रिंग लूं तो ये ऑयल रिंग है, तो ऑयल रिंग में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको खांचे कटे हुए दिख रहे होंगे इसके अंदर, है ना। ये एक ही रिंग है, दो नहीं है भाई साहब, है ना, एक ही है, ये देख लो आप अच्छे से, ये एक ही रिंग है, ठीक है। और ये कंप्रेशन रिंग है, इसमें कोई खांचे वाचे नहीं कटे होते, जैसे कि नीचे वाली जो है वो ऑयल रिंग है, इसमें बीच में खांचे कटे हुए हैं, जैसा कि ये दिख रहा है आपको, आर पार देख भी पा रहे होंगे, है ना, दिख रहा है, और इसमें नहीं होते। तो ये कंप्रेशन रिंग है और ये वाली जो है ये ऑयल रिंग है, ठीक है। तो ऑयल रिंग नीचे लगती है, यहाँ जो इसमें होल देख पा रहे हैं आप इस वाले में। तो अब देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था, जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर टॉप लैंड लिखा हुआ है, तो जो ऊपर वाली रिंग है ये पहली रिंग जहां पर मैंने मार्क किया है, तो रिंग जिस खांचे में लगेगी, यानी पिस्टन जो है, अगर मैं इसको आपके साथ साथ यहां पर ड्रॉ करूं तो देखो ये मैंने एक पिस्टन बनाया, ये पिस्टन बनाया, तो इस पर मैंने पहली रिंग के लिए खांचा काट दिया, ये मैंने खांचा काटा, तो ये कहलाएगा रिंग ग्रूव, ये पहले रिंग का रिंग ग्रूव हो गया। अब एक दूसरी रिंग के लिए मैंने कुछ खांचा काटा, ये मैंने दूसरे के लिए काटा, तो ये दूसरी रिंग का रिंग ग्रूव। अब मैं एक तीसरी रिंग का खांचा काट रहा हूं, ये तीसरी का ऑयल रिंग है, जो कि ये इसका खांचा काट दे, ये पिस्टन बॉस मान के चलो, मैंने इसमें इतना नीचे बनाया, तो ये पहली रिंग का खांचा जिसके अंदर मैं एक लिख रहा हूं, ये दूसरी का और ये तीसरी का, तो ये तीन खांचे इसमें बने हुए होंगे, जैसा कि मैं आपको यहां पर पिस्टन में दिखाऊं। आप देख पा रहे हैं ये पहला रिंग का खांचा जहां पर मेरा मार्कर अंदर घुसा हुआ है, इसके अंदर दिख रहा है। ये दूसरी रिंग का खांचा, ये नीचे वाला दिख रहा होगा आपको, कैमरे के बिल्कुल नजदीक है। ये तीसरी रिंग का खांचा और ये चौथा ऑयल रिंग का खांचा, जिसमें कि आप होल देख पा रहे हैं मेरे मार्कर के जस्ट सामने, मैं इसको घुमाता हूं, ये चौथी रिंग का खांचा है। ये पहला दिखा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा, और नीचे भी एक ऑयल रिंग का खांचा है। देखो इस पिस्टन पर क्या हो रहा है, इस पिस्टन पर ऊपर पहले एक कंप्रेशन रिंग लगेगी, दूसरे खांचे में भी एक कंप्रेशन रिंग लगेगी, तीसरे में भी एक कंप्रेशन रिंग लगेगी, और चौथे नंबर की जो रिंग है इसमें होल दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ ऑयल रिंग आएगी। तो इस पिस्टन पर डबल ऑयल रिंग लगेगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे नीचे इस वाले खांचे में भी। तो इस पर तीन तो ऑयल रिंग है और दो ऑयल रिंग है, सॉरी, ऊपर तो तीन कंप्रेशन रिंग आएंगी और नीचे वाले दोनों खांचों में ऑयल रिंग आएगी। तो कुल मिला के इस पिस्टन पर 5 रिंग लगेंगी, ऊपर वाले 3 खांचों में जो है वो कंप्रेशन रिंग और नीचे वाले 2 खांचों में जो है ऑयल रिंग लगेंगी, ठीक है। तो ये जो खांचे हैं जिनमें की रिंग लगती है, इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन रिंग ग्रुप, यानी रिंग ग्रुप बोलेंगे इन पांचों को। ग्रुप मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है ग्रुप, ग्रुप मतलब खांचा। तो इस खांचे में क्या आएगा, रिंग आएगी। तो ऊपर वाले 3 में कंप्रेशन रिंग आएगी, इसलिए इनको हम बोलते हैं कंप्रेशन रिंग ग्रुप, और नीचे वाले 2 खांचों में ऑयल रिंग आएगी, इसलिए हम बोलते हैं, एक तो इसमें और एक इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑयल रिंग ग्रुप, ठीक है। तो अब आप समझे, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो ये जो पिस्टन हमको सामने फिलहाल दिख रहा है, इसमें एक स्लॉट तो ऊपर है, दूसरा स्लॉट ये रहा और तीसरा स्लॉट ये रहा। तो जो स्लॉट है उसको हम बोलते हैं ग्रूव या खांचा। तो किसका ग्रूव या खांचा है, ऊपर वाले दोनों में आती है भाई साहब कंप्रेशन रिंग, इनमें, तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन रिंग ग्रूव, कंप्रेशन रिंग ग्रूव। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है भाई साहब, है ना, तो हल्के में मत लेना, चीजों को समझना। ये वाला जो तीसरे नंबर का खांचा है, स्लॉट है लेफ्ट टू राइट, जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, तो ये है आपका इसका ऑयल रिंग ग्रूव। ये ऑयल रिंग फिट होगी इस जगह, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑयल रिंग ग्रूव, या स्लॉट भी बोल सकते हैं, ऑयल रिंग ग्रूव, ठीक है। अब देखो, अब आपके समझ में आ गया साहब, इस पिस्टन पर 2 तो कंप्रेशन रिंग लगेंगी, तीसरे खांचे में जो है ऑयल रिंग लगेगी। तो इस पर 3 स्लॉट कटे हुए हैं, 3 खांचे बने हुए हैं। ऊपर वाले खांचों में कंप्रेशन रिंग लगेगी, इसलिए ऊपर वाले खांचों को हम जो है क्या बोलेंगे, इसको कंप्रेशन रिंग ग्रुप बोलेंगे, और नीचे वाले खांचे में ऑयल रिंग आएगी, इसलिए इसको हम ऑयल रिंग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात आ रही थी ये टॉप लैंड, यानी कि जो पहला रिंग का खांचा है, ये पहला जहां पर कि मैंने 1 लिखा है, तो इसके ऊपर जितना भी ये मैं अभी एरो बना रहा हूं, तो ये जितना भी ये आप देख पा रहे हैं,
जितना भी ये हाइट बच गई ऊपर हेड से, इसका ऊपर ही ऊपर ये हेड है, ये इससे ऊपर हम देखेंगे तो ये हेड है। जैसे इस पिस्टन की अगर मैं बात करूं तो इसका हेड में दिखाऊं तो इधर यूं करूंगा आपकी तरफ, तो ये पूरा जो हिस्सा है ये इस पिस्टन का हेड है, दिख रहा होगा, ये हेड है, ठीक है। लेकिन इसके हेड के बीचों बीच एक खांचा कटा हुआ है। चलो यूं कहेंगे गुरुजी नहीं ये तो चलो डीआई का पिस्टन है। अब मैं फ्लैट हेड पिस्टन आपको दिखाता हूं। देखो ये रहा फ्लैट हेड, ये पिस्टन है, इसका ये फ्लैट हेड है, इस पर तो कोई खांचा नहीं है, तो ये इसका हेड हो गया। तो बात करी जा रही है कि इसके ऊपर जो वाला जो ये इतना स्पेस है, पहले खांचे के जस्ट ऊपर जो स्पेस बचा, ध्यान से देखो, ये पहला खांचा है, इसके ऊपर जो ये स्पेस है, ये अब मेरी उंगली के बिल्कुल समांतर आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा? तो देखो अब तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो रिंग ग्रूव है पहला, इसके जस्ट ऊपर वाला जो ये भाग है, ये जो आपको दिख रही है ये हाइट जिस पर कि मैंने तीर बनाया है, ये कहलाएगा टॉप लैंड। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको समझाता हूं कि दो रिंग खांचों के बीच में जो पिस्टन का मटेरियल होता है उसे बोलते हैं हम लैंड, है ना। अब ये ऊपर ही ऊपर है, इसके ऊपर कोई खांचा नहीं है, सबसे टॉप पे, इसलिए इसको हम बोलते हैं टॉप लैंड, है ना। अब यहां पर ध्यान दें, ये क्या लिख रहा है, इसने लिखा है सेकंड लैंड। सेकंड इसलिए लिखा क्योंकि ये तो सबसे ऊपर वाला हो गया, ये दूसरे नंबर का हो गया भाई। एक खांचा तो देखो ये रहा, एक खांचा ये रहा और दूसरा ये रहा, तो इसके बीच वाला जो है ये कहलाएगा सेकंड लैंड, जो कि ये लिखा हुआ। और जो ऑयल रिंग है और सेकंड जो कंप्रेशन रिंग है, इसके बीच में जो सतह है उसके लिए लिखा है इसने थर्ड लैंड। बाकी इसको इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवाइड कर दिया, बाकी डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यहां पर देखें तो मैं दिखाता हूं, देखो अब गौर से देखना, है ना, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो उधर काम कर रहे हैं, तो मैं सामने वाले कैमरे से दिखा रहा हूं, इतना जो भी बीच में आ रहा है। ये वाला जो है आगे वाला, जहां मेरा पेन देख रहे हैं, ये वाला, ये टॉप लैंड है ना। ये पहले खांचे के बाद जो दूसरा ये आप देख पा रहे हैं उभरा हुआ भाग, जहां मेरी फिंगर फिरता हुआ देख पा रहे हैं आप, ये जो है सेकंड लैंड हुआ, ये चारों तरफ होगा, है ना। उसके नीचे वाला ये जो है ये थर्ड लैंड है और ये वाला फोर्थ है। तो देखा जाए तो इस इंजन में, इस पिस्टन में, ये फर्स्ट लैंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। तो ये फर्स्ट वाले को क्या बोल रहे हैं, टॉप लैंड बोल रहे हैं, टॉप लैंड भी बोल रहे हैं, और या फिर आप इसको फर्स्ट लैंड भी बोल सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि दो खांचों के बीच की दूरी, दो खांचों के बीच में जो दूरी है वो पिस्टन का लैंड कहलाता है। अब यहां पर देखें, ये पहला और कंप्रेशन रिंग का ग्रूव ये रहा और दूसरा कंप्रेशन रिंग का ग्रूव ये रहा। तो दो खांचे, एक ये ऊपर वाला, मेरी दोनों उंगलियों के बीच में जो सतह बची ये पिस्टन का लैंड कहलाती है। एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो दो रिंग ग्रूव के बीच में जो स्पेस बचेगा वो पिस्टन का लैंड कहलाता है। तो काउंटिंग ऊपर से करेंगे, टॉप लैंड या फर्स्ट लैंड इसको बोलेंगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आगे समझ में। अब सामने वाला जो आपके सामने पिस्टन प्रदर्शित किया गया है, इसमें कितने रिंग के खांचे हैं मेरे को बताना, मैं एक बार मिटा रहा हूं। ये पहला रिंग का खांचा, देखो ये पहला रिंग का खांचा ये रहा, ये दूसरे रिंग का खांचा और ये तीसरे रिंग का खांचा, तीन रिंग के खांचे हो गए। तो देखो इस पहले रिंग के खांचे के ऊपर जो ये स्पेस बचा जहां पर मैंने तीर ड्रॉ किया, ये तो हो गया भाई साहब टॉप या फर्स्ट लैंड, या आप कह लो इसको, या लिख देता हूं हिंदी में, या फर्स्ट लैंड, जहां मैंने लिखा है ये है LND। आगे देखो, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा कौन सा होगा, ये वाला जो जहां पर मैं एरो बना रहा हूं, ये दूसरा लैंड हो गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप ध्यान देंगे तो हुआ क्या, एक रिंग ग्रुप तो ये रहा और एक रिंग ग्रुप ये रहा। तो दो रिंग ग्रुप के बीच में जो सतह आ रही है ये वाली, ये जो कि लेफ्ट टू राइट है इधर, ये पिस्टन का लैंड कहलाता है, दो रिंग ग्रुप के बीच की दूरी। आगे समझ में। अब काउंटिंग ऊपर से गिनते हैं, तो ये टॉप लैंड या फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो इसमें तीन ही है भाई, और तीन इसमें रिंग ग्रुप है। रिंग ग्रुप में यहां रिंग बैठेगी इस वाले खांचे में, ये सेकंड स्लॉट में, ये थर्ड स्लॉट में। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, ये पता नहीं तुम क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, पहले ये देखते हैं ना, इसके भाग में बता रहा था। तो आपके लैंड समझ में आ गया होगा, दो रिंग ग्रुप के बीच की दूरी पिस्टन का लैंड कहलाती है। और भी हम इमेज में दिखा देंगे जिसमें स्पष्ट आगे दिखेगा। आगे देखो, तो फर्स्ट खांचे में सबसे पहले हम बात करें नॉर्मल किसी भी एक पिस्टन की, तो पहली जो रिंग होगी वो कंप्रेशन रिंग होगी, जिसको आप टॉप रिंग भी बोल सकते हैं। और जो सेकंड खांचे में जो रिंग आएगी वो भी कंप्रेशन रिंग ही होगी। तो एक पिस्टन पर दो कंप्रेशन रिंग और एक ऑयल रिंग न्यूनतम ये हो सकता है कि दो, बाकी जो पेट्रोल इंजन है उनमें तो दो कंप्रेशन रिंग से काम चल जाता है, कहीं में ऑयल रिंग होती नहीं है, तो वो कई चीजें अलग हैं। तो हम न्यूनतम आवश्यकता यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दो तो कंप्रेशन रिंग हमको ऊपर लगानी है और एक ऑयल रिंग लगानी है। तो ये वाली इन खांचों में आएंगी कंप्रेशन रिंग, है ना, कंप्रेशन रिंग, और नीचे वाले इस खांचे में आएगी ऑयल रिंग। तो यहां कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखो, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पिस्टन का स्लॉट दे दे, ऊपर वाले में कौन सी रिंग आएगी, तो कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, संपीड़क रिंग भी बोल सकते हैं, बलय भी बोल सकते हैं ना, संपीड़क बलय। तो पहले और दूसरे में कंप्रेशन रिंग आएगी। तो जो ऊपर वाले में आएगी उसको टॉप कंप्रेशन रिंग या फर्स्ट कंप्रेशन रिंग भी बोल सकते हैं। जो सेकंड स्लॉट में आएगी उसको सेकंड कंप्रेशन रिंग, और जो थर्ड स्लॉट में आएगी वो ऑयल रिंग होगी। ऑयल रिंग की पहचान क्या है, ऑयल रिंग का जो स्लॉट कटा हुआ होगा उसमें ऐसे गोल होल दिखेंगे, जो ये ब्लैक सा आपको होल दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। तो ऐसे चारों तरफ स्लॉट के अंदर जो है होल कटे हुए होंगे। अगर होल कटे हुए हैं तो इट्स मीन वहां पर जो है ऑयल रिंग फिट होगी। तो एक पिस्टन पर न्यूनतम आवश्यकता क्या है कि दो तो कंप्रेशन रिंग लगेंगी ऊपर और एक ऑयल रिंग का टॉपिक आएगा, हम वहां चर्चा करेंगे। यहां मैं पिस्टन का भाग आपको बता रहा हूं। जो आप ये गोल होल देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं पिस्टन बॉस। तो आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं पिस्टन बॉस। यानी इस बॉस के अंदर जो है गजन पिन की सहायता से एक पिन होती है ऐसी,
गजन पिन है ना ऐसी, तो इसकी सहायता से कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका ये बड़ा सिरा है, ये छोटा सिरा है, इस छोटे सिरे को इसके साथ ऐसे यहाँ लगा देते हैं ऐसे, और ये गजन पिन को ठोक देंगे ऐसे, है ना। तो गजन पिन की सहायता से फिट किया जाता है। तो पिस्टन बॉस में क्या आता है, इस कनेक्टिंग रॉड का छोटे वाले सिरे को, जिसको बोलते हैं स्मॉल एंड, सहायता से इस पिन की सहायता से, जो कि कुछ ऐसी होती है, ये ऐसे लगेगी है ना, इसकी फिटिंग करके भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ये बड़ी वाले की है, ये छोटे वाले की है, ऐसे लगेगी इसमें, है ना, ये ऐसे। तो पिस्टन के साथ फिटिंग करके भी मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा। तो ये है, देखें, तो आगे हम देखेंगे, तो अभी थोड़ा सा देख लो। तो देखो भाई, ये हो गया पिस्टन बॉस, इसको बोलेंगे। अब पिस्टन बॉस के नीचे वाला जो ये भाग बच गया है, ये अब कौन सा वाला मैं बता देता हूं। यहां तक पिस्टन बॉस हो गया, तो पिस्टन बॉस के नीचे जो ये भाग बच गया है, ये वाला, ये कहलाता है पिस्टन की स्कर्ट। क्या कहलाएगा, पिस्टन की स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट। आ गया समझ में। तो ये मैंने पिस्टन के आपको मोटे मोटे भाग भी बता दिए जो इस इमेज में थे, बाकी हम आगे चर्चा करेंगे और कुछ नया आता है तो देखें। अभी तो हमने चलना ही स्टार्ट ही किया है टॉपिक। आगे देखो, स्थान, पिस्टन का स्थान क्या है, अभी मैं कमेंट भी देख लूंगा, एक बार स्थान बता देते हैं। पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है, ऊपर नीचे लीनियर मोशन या रेसिप्रोकेटिंग मोशन या फिर रैखिक गति, बात एक ही आप समझ गए होंगे। आगे देखो, ये कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है, यानी पिस्टन जो है वो किसके द्वारा, कनेक्टिंग रॉड के द्वारा किससे जुड़ा रहता है, क्रैंकशाफ्ट से। ये इंपॉर्टेंट है, यानी भाई साहब हमारा जो पिस्टन महोदय हैं वो चलेंगे किसके अंदर, वो चलेंगे सिलेंडर लाइनर के अंदर। तो भाई साहब मैंने ये बना दिया सिलेंडर लाइनर, इसके अंदर चलेंगे। पिस्टन बॉस में छोटे वाले कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा जुड़ा रहता है ऐसे, ये कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा, और कनेक्टिंग रॉड का जो बड़ा सिरा है ये वाला जो है ये क्रैंकशाफ्ट के साथ फिट रहता है। तो कुल मिला के बात ये, पिस्टन का संबंध किससे जोड़ा जाता है, क्रैंकशाफ्ट से। किससे, क्रैंकशाफ्ट से। तो क्रैंकशाफ्ट से पिस्टन का संबंध जोड़ने के लिए हम बीच में एक छड़ प्रयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। अब इसको कनेक्टिंग रॉड क्यों नाम दिया गया भाई, क्योंकि ये जो छड़ है कनेक्टिंग रॉड, ये एक छड़ी है जिसमें एक साइड छोटा सिरा है, एक साइड बड़ा सिरा है। बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट के बिग एंड यानी क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन पर कसा जाता है। अभी हम क्रैंक पिन के बारे में जानेंगे तो वहां डिटेल में देखेंगे, क्रैंकशाफ्ट के बारे में जानेंगे। तो क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन पर कसा जाता है कनेक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा। तो अभी आप शॉर्ट में ये समझ लो कि जो ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका छोटा सिरा तो ऊपर पिस्टन से जुड़ा रहता है, बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है, जो कि मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। अब इसमें खास बात क्या है कि इसको हम कनेक्टिंग रॉड नाम क्यों दे रहे हैं, ये एक रॉड है, ये एक छड़ है, बस और कुछ नहीं है। तो कनेक्ट मतलब जोड़ना। अब किसको किससे जोड़ रही है, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ रही है, कौन, कनेक्टिंग रॉड। तो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने के लिए जो छड़ बीच में प्रयोग की जाएगी वो कहलाएगी कनेक्टिंग रॉड। क्लियर है। तो कनेक्टिंग रॉड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं, ये हुआ भाई। बाकी इस इमेज में देखते हैं, ये एक मल्टी सिलेंडर इंजन का इमेज आपके सामने है, और अभी हम कमेंट भी देख लेते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखो, अब आपको यहां पर पिस्टन दिख रहा है, तो इसमें आप देख रहे होंगे ऊपर दो रिंग दिख रही हैं। अब ये स्लॉट नहीं है, ये रिंग है ना। तो ऊपर दोनों वालों में कंप्रेशन रिंग लगी हुई है, कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन रिंग। अब ये वाली जो है ये रिंग 1 है ऊपर वाली, नीचे वाली 2 है। और जो थर्ड जिसमें होल देख पा रहे हैं, अभी मैंने बताया भी था कि जो ऑयल रिंग है उसमें भी बीच में स्लॉट कटा होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ऐसा ये दिख रहा है। तो ऑयल रिंग में भी स्लॉट है, तो यहां पर भी आपको एक लेफ्ट टू राइट स्लॉट टाइप दिख रहा होगा, इस जगह देखो, दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ऑयल रिंग है। तो मैंने बताया था एक पिस्टन पर हमको न्यूनतम जो चाहिए वो 2 कंप्रेशन रिंग चाहिए और एक जो है वो ऑयल रिंग चाहिए। तो और ये इसके नीचे वाला भाग, ये पिस्टन स्कर्ट है, दिख रहा है सबका, ये पिस्टन स्कर्ट है। पिस्टन बॉस इसका दिख नहीं रहा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है इस इमेज के, तो जनरली हमने दिखा भी दिया। आगे देखो, तो इस पिस्टन को और इस क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने के लिए देखो, पिस्टन कैसी गति करता है सिलेंडर के अंदर, अप डाउन गति करता है, अप डाउन। अब क्रैंकशाफ्ट कैसी गति करती है, गोल गति करती है, घूर्णी गति करती है, रोटरी मोशन करती है ना। तो पिस्टन की अप डाउन चाल को इंजन के अंदर घूर्णी गति में या रोटरी मोशन में या गोल चाल में बदलने का कार्य कौन करता है, ये क्रैंकशाफ्ट करती है। जो लेफ्ट टू राइट आपको ये पूरी एक दिख रही है शाफ्ट सी, इसे बोलते हैं भाई साहब हम क्रैंकशाफ्ट। तो ये क्रैंकशाफ्ट करती है, ठीक है। अब क्रैंकशाफ्ट कैसी गति करती है, इसकी गति में लिख रहा हूं, नोट डाउन कर लेना, बाकी आगे आएगा। रोटरी मोशन भी बोलते हैं इसको, है ना। यानी हिंदी में बात करें तो घूर्णी चाल या घूर्णी गति भी बोल सकते हैं, घूर्णीय गति यानी गोल घूमती है, या गोल चाल भी इसको बोल देते हैं, गोल चाल, है ना। तो पिस्टन कैसी करता है और क्रैंकशाफ्ट कैसी करती है, इन दोनों का 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो दोनों ध्यान कर लेना। फिर बोलोगे गुरुजी हमको क्वेश्चन नहीं बताया। तो थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो आप नहीं फंसेंगे। तो क्रैंकशाफ्ट कैसी गति करती है, गोल चाल या घूर्णी गति, ये घूर्णी तो होगी, है ना। पृथ्वी तो अपने अक्ष पे ऐसे ही घूम रही है, अपने अक्ष पर, वो भी घूर्णी गति है, गोल, है ना, लट्टू की बात ही। तो क्रैंकशाफ्ट भी ऐसी चाल चलती है, तो इसको इंग्लिश में रोटरी मोशन बोल दिया जाता है, ठीक है। जबकि पिस्टन की गति अलग है, वो अप डाउन चलता है, लीनियर चलता है, रैखिक चलता है ना, या रेसिप्रोकेटिंग जिसे कहें, है ना। तो अब देखो, लेकिन इस पिस्टन को इस क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने के लिए हम एक छड़ प्रयोग करते हैं, वो ये है काली काली जो आपको दिख रही है, जिसको मैंने नाम दिया कनेक्टिंग रॉड। इसका हिंदी में नाम है योजक छड़ या फिर बोलते हैं योजक दंड, है ना। तीनों नाम में से कोई भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। आगे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए भाई साहब इसमें क्रैंकशाफ्ट का अगला सिरा कौन सा है और पिछला सिरा कौन सा है। तो कोई है जो बता पाएगा। मैं इधर लिख रहा हूं 1 नंबर, अगर आप इस सिरे को बताते हैं, अभी मैं कमेंट में चेक करूंगा, इस सिरे को मैं बोलूंगा 2 नंबर। तो आप बताइए क्रैंकशाफ्ट का अगला सिरा कौन सा है। मेरा प्रश्न मैं लिख देता हूं यहां पर, क्रैंकशाफ्ट का जो भी अभी जुड़े हुए हैं वो जवाब देंगे मेरे को। क्रैंकशाफ्ट का अगला सिरा या हम जिसे बोलते हैं फ्री एंड कौन सा है, ये आपको बताना है भाई सभी को, है ना। अभी मैं कमेंट चेक करूंगा कौन सा है, बताएं भाई। एक साइड या 2 नंबर साइड। नीरज कुमार कह रहे हैं 2 नंबर साइड, संजू गुजर कह रहे हैं 1 नंबर साइड, ये
विद्याधर का जवाब है भाई राइट वाला, बिट्टू का भी है राइट वाला, यानी संजू गुजर का है 1 नंबर ये वाला, कह रहे हैं कि ये क्रैंकशाफ्ट का अगला सिरा है, बाकी सबका कहना है कि ये है ज्यादातर का। तो भाई बिट्टू, भाई विद्याधर, भाई नीरज कुमार, तुम्हारा जवाब गलत है ना, जब तो कहता हूं प्रैक्टिकल कर लो दोस्तों, दुश्मनों प्रैक्टिकल कर लो, है ना। तो देखो ये संजू का जवाब सही है, अरविंद का सही है। देखें भाई शशिकांत जी आपका भी जवाब गलत है। देखें देखो अब आपको पता होना चाहिए, ये फ्लेंज बन रही है ना पीछे फ्लेंज, तो इस पर भाई साहब फ्लाई व्हील कसा जाएगा, फ्लाई व्हील कसा जाएगा इस फ्लेंज पर। ये जो आप देख पा रहे हैं ना पीछे जो फ्लेंज है, इस पर फ्लाई व्हील कसा जाएगा। अब जब फ्लाई व्हील कसा जाएगा तो वो कौन सा सिरा होता है, वो होता है पावर टेक ऑफ एंड, जिधर गियर बॉक्स और क्लच प्लेट असेंबली लगती है, पावर ट्रांसमिशन के भाग लगते हैं। तो 2 नंबर साइड वाला तो कौन सा हुआ, ये पावर टेक ऑफ एंड हुआ, पावर टेक ऑफ एंड, टेक ऑफ एंड। अब बस ये है कि गुरुजी ने इधर क्वेश्चन लिखा है तो यही होगा, सही है भाई। तो ये तो पावर टेक ऑफ एंड है, इधर ये फ्लेंज बनी हुई है, जिधर फ्लेंज बनी होगी उधर क्रैंकशाफ्ट में आप ध्यान दे लो कि जिधर ये गोल फ्लेंज जो दिख रही है, ये जो मैंने इस गोले के अंदर ली है, ये बनी हुई है, इस पर फ्लाईव्हील कसा जाता है। तो जिधर फ्लाईव्हील कसेगा वो तो पावर टेक ऑफ एंड हुआ ना, यानी क्रैंकशाफ्ट का पिछला सिरा हुआ, इंजन का पिछला सिरा हुआ। अगला सिरा ये है इस साइड वाला, इधर लगेगी ड्राइविंग पुली, इधर लगेगा इस पर एक गियर, जिससे केमशाफ्ट वगैरह को चाल मिलेगी, वाटर पंप को चाल मिलेगी। तो क्रैंकशाफ्ट का अगला सिरा ये है, पिछला सिरा है वो, ये फ्लेंज से आप पहचान लोगे, ये फ्लेंज बनी हुई है, इट्स मीन इस फ्लेंज पर 100% फ्लाईव्हील लगेगा, ये क्रैंकशाफ्ट का पिछला सिरा है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन आपको दिख रहा है, तो सिलेंडरों की गिनती किधर से करेंगे, इधर से। ये पहला सिलेंडर का पिस्टन, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये चौथे का। क्लियर है भाई, राइट वाला पीछे बोले विद्या, ये लिख रहे हैं विद्याधर। अभी मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं, किसी का एक आध का कमेंट आ रहा था, किसी एक आध के साथ पेट में दर्द हो रहा था ना, क्यों हो रहा था थोड़ा सा वो देख लेते, कोई बात नहीं। अभी आप जो है ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई नीतीश कोई कह रहा है क्या कह रहे हैं, देख लेता हूं। अभी आ गया क्या प्रशांत का आ गया भाई, प्रशांत तेरा इंतजार था, दीपक सर तेरी रिकॉर्डिंग सुना रहे थे आज मेरे को। आगे देखें, यहाँ तक बात हो गई थी। कमेंट क्या है, सर आप बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाते नहीं, तुम्हारा वो सब ठीक है भाई, बता दिया था मैंने, फिटर का बेसिक साइंस की और उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो गई। प्रशांत कह रहे हैं सर आप 1 नंबर पढ़ाते हो, आप जोर में शायद ही कोई टीचर होगा जो डीजल मैकेनिक का है, डेली क्लास लीजिए सर। अरे नीतीश कुमार डेली ही हो रही है, मैंने कहा क्लास तो डेली होगी अब, लेकिन टाइम थोड़ा अप डाउन हो सकता है। और बाकी जैसे कल संडे तो कल कुछ हम प्रैक्टिकल वीडियोस भी डालेंगे और कल क्लास भी करेंगे, तो कल ज्यादा क्लास होंगी, कल 4-5 क्लास डालेंगे शायद ऐप पर, है ना। तो आगे देखें, आगे तो कोई जवाब नहीं था। ये संजू लिख रहे हैं रुक जा भाई नीतीश कुमार थोड़ा सा, ठीक है चलते हैं। देखो तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, सिंपल सा आपको पहचानना है। देखो मैं पहचान में बता रहा हूँ, क्रैंकशाफ्ट को आप देख लो, ऊपर का सब भाड़ में जाने दो, अगर पीछे ऐसा जो गोल उभरा हुआ भाग है, ये इंजन की इस क्रैंकशाफ्ट की फ्लेंज है, और ये फ्लेंज हमेशा पिछले सिरे पर बनी होती है, जिसपे की फ्लाईव्हील माउंट होता है। इस फ्लेंज पर फ्लाईव्हील लगेगा पीछे की तरफ क्रैंकशाफ्ट पर, मल्टी सिलेंडर के अंदर। तो ये इसका पिछला सिरा है, पावर टेक ऑफ एंड है, जिधर फ्लाईव्हील लगता है। तो इधर वाला होगा पावर टेक ऑफ एंड, जिधर गियर बॉक्स असेंबली लगेगी, और ये वाला सिरा है फ्री एंड, और फ्री एंड की शेप कुछ ऐसी ही होगी क्रैंकशाफ्ट की जैसी आपको दिख रही है। आगे समझ में, तो सिलेंडरों की काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो आप समझ गए ये क्रैंकशाफ्ट का फ्री एंड अगला सिरा, इंजन का भी फ्री एंड अगला सिरा, ये क्रैंकशाफ्ट का पिछला सिरा, इधर कसेगा फ्लाईव्हील। आगे समझ में, आगे चलते हैं, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है वो यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखो इधर जब आपको पता है कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा क्रैंकशाफ्ट के जिस भाग पर कसा जाता है वो कहलाता है क्रैंक पिन। तो ये क्रैंकशाफ्ट का जो भाग जो मैंने गोले के अंदर रखा हुआ है, ये हिस्सा, ये पहले पिस्टन जो कनेक्टिंग रोड है उसका क्रैंक पिन है। क्रैंक पिन किसे कहेंगे, क्रैंकशाफ्ट का वह भाग जहां पर कनेक्टिंग रोड कसी जाती है वो क्रैंक पिन कहलाता है। तो अब ये 4 सिलेंडर इंजन है, तो मेरे को बताओ इसकी क्रैंकशाफ्ट में कितनी क्रैंक पिन की आवश्यकता होगी। जो जुड़े हुए जल्दी जवाब दें। मैंने क्या कहा, ये जो क्रैंकशाफ्ट आप देख पा रहे हैं, ये 4 सिलेंडर इंजन की आपको दिख रहा है, 1 पिस्टन 2 पिस्टन 3 पिस्टन। जब ये 4 पिस्टन दिख रहे हैं तो सिलेंडर भी 4 होंगे, ये पहला सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर, ये तीसरा सिलेंडर और ये चौथा सिलेंडर। तो 4 सिलेंडर इंजन है। तो 4 सिलेंडर इंजन की जो क्रैंकशाफ्ट आप देख रहे हैं, इसमें क्रैंक पिन की संख्या कितनी होगी अगर मैं आपसे पूछूं। तो मैंने अभी आपको बताया क्रैंक पिन क्या है, क्रैंकशाफ्ट का वह भाग जहां पर कनेक्टिंग रोड का बड़ा वाला सिरा कसा जाता है वो कहलाता है क्रैंक पिन। तो 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट में क्रैंक पिन की संख्या होगी 4 5 3 1। बताओ जल्दी। शशिकांत का है 4, अरविंद का है 4, विद्याधर का है 4, ऋषिकेश का है 4, नीरज का है 4। तो राइट है भाई, ये पहली कनेक्टिंग रोड यहां कसेगी, दूसरी कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के इस भाग पर कसेगी, तो ये दूसरी की क्रैंक पिन, ये तीसरे सिलेंडर की क्रैंक पिन और ये चौथे सिलेंडर की क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन कितनी हुई इसमें 4। अब मैं आपसे पूछूं, ये आपको पता है कि क्रैंकशाफ्ट का वह भाग जहां पर कनेक्टिंग रोड का बड़ा वाला सिरा कसा जाता है। अब मैं सिर्फ पिस्टन नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट भी आपकी क्लियर हो रही है, फ्लाईव्हील भी कहां माउंट होगा ये भी क्लियर हो रहा है ना। तो देखें, बाकी ये क्लास अगर खत्म करनी होती तो जब भी खत्म हो जाती है ना। तो देखें, लेकिन मैं साथ के साथ चीजों को जोड़ के चल रहा हूं, है ना। तो देखें, तो अब आप ये समझ गए कि जितने सिलेंडर इंजन होगा क्रैंकशाफ्ट पर क्रैंक पिन की संख्या उतनी ही होगी। अगर आप शॉर्ट में समझें, अगर 5 सिलेंडर इंजन है तो क्रैंक पिन कितनी होंगी 5। बाकी जनरली 5 सिलेंडर इंजन होता नहीं है। 6 सिलेंडर इंजन है तो क्रैंक पिन की संख्या कितनी होगी 6। 4 सिलेंडर इंजन है तो क्रैंक पिन की संख्या कितनी होगी 4। 8 सिलेंडर इंजन है तो क्रैंक पिन की संख्या कितनी होगी 8। 12 सिलेंडर इंजन है तो क्रैंक पिन की संख्या कितनी होगी 12। और जो कि रेलवे का लोकोमोटिव में प्रयुक्त होता है 16 सिलेंडर इंजन डीजल लोकोमोटिव में, तो उसके अंदर जो इंजन है 16 सिलेंडर, तो उसमें क्रैंक पिन की संख्या कितनी होगी 16। तो जितने सिलेंडर इंजन उतनी ही क्रैंक पिन होती हैं। तो क्रैंक पिन का झंझट खत्म। क्रैंकशाफ्ट का वह भाग जहां पर कनेक्टिंग रोड का बड़ा वाला सिरा कसा जाता है। अब एक सिलेंडर के लिए एक ही कनेक्टिंग रोड लगेगी, तो एक सिलेंडर के लिए हमें क्रैंक पिन एक ही चाहिए। तो जितने सिलेंडर इंजन उतने ही
क्रैंक पिन होंगी क्रैंक शाफ्ट में। एक सिलेंडर है तो एक होगी, दो है तो दो, तीन है तो तीन, 10 है तो 10, 12 है तो 12, 16 है तो 16, और 1000 सिलेंडर इंजन भी हो तो 1000 क्रैंक पिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, लेकिन होता नहीं है। मैंने तो एक एग्जांपल से समझाया। आगे देखें। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें मेन जनरलों की संख्या क्या होगी। अभी सभी कमेंट करेंगे, मैं देख रहा हूं जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं भाई, संजू, नीरज, ऋषिकेश, विद्याधर। क्रैंक शाफ्ट का वह भाग जो क्रैंक केस हाउसिंग पर कसा जाता है और क्रैंक शाफ्ट को आधार प्रदान करता है, क्रैंक मेन जनरल कहलाता है। क्रैंक शाफ्ट का मेन जनरल कहलाता है। तो इस क्रैंक शाफ्ट में मेन जनरल की संख्या कितनी होगी? अभी मैंने पूछा था क्रैंक पिन, तो वो तो आपका सही जवाब था मोस्टली का, सभी का। अब मैं पूछ रहा हूं क्रैंक मेन जनरलों की संख्या क्या होगी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक 4 सिलेंडर इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें क्रैंक मेन जनरल की संख्या क्या होगी। अब मेन जनरल क्या होता है ये मैं डिफाइन कर चुका हूं। क्रैंक शाफ्ट आपके सामने है तो आप बताएंगे। यानी क्रैंक शाफ्ट को इंजन की क्रैंक केस हाउसिंग पर जहां आधार प्रदान होता है वो हिस्सा क्रैंक शाफ्ट का कहलाएगा मेन जनरल। तो मेन जनरल कितने होंगे जल्दी बताएं। मैं हट गया आगे से। अब जिसका सही जवाब होगा, विद्याधर का है 1, अरविंद का है 5, शशि उपाध्याय का 3, संधु का है 4। तो अभी देख लो, तुम में से प्रैक्टिकली रूप से सिर्फ एक आदमी क्वालिफाई है इस चीज के लिए, वो है अरविंद। तो जितने सिलेंडर इंजन है उससे एक ज्यादा होती है क्रैंक पिन की संख्या। अगर 5 सिलेंडर इंजन है, अभी ये कह रहा है, ये इसका कितना था अभी, शायद इसका भी, हाँ इसका सही है, जिसने 5 किया था। अभी 3 क्यों है भाई? अभी मैं गिनाऊंगा तुमको 3 क्यों होगी। अरविंद, तो एक अरविंद का सही जवाब है, उसके अलावा सबका गलत जवाब है भाई। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा, क्रैंक शाफ्ट का वह भाग जहां पर, जिस जगह पर क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक केस हाउसिंग पर आधार प्रदान होता है। अब जैसे ये क्रैंक शाफ्ट है और ये मेरे हाथ को मान लो आप, मेरे हाथ क्या है, मेरे हाथ क्या है, क्रैंक केस हाउसिंग है। तो एक जगह तो यहां टिकेगी क्रैंक शाफ्ट, देखो ये टिकी बीच में, टिक गई ना यहाँ, इस जगह यहाँ। तो एक तो ये हो गया मेन जनरल क्रैंक शाफ्ट का स्पैन का, और एक यहाँ टिकी। तो ये एक सिलेंडर यहाँ पे एक क्रैंक पिन हो गई बीच में, और इसके मेन जनरल कितने हो गए? 2। ये क्रैंक शाफ्ट 2 जगह टिक रही है, एक तो यहाँ और एक मेरे हाथ पर यहाँ, 2 जगह टिक रही है। तो इसके मेन जनरल कितने हो गए? 2। जबकि कितने सिलेंडर इंजन की? 1। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, कि जो क्रैंक मेन जनरल है उसकी संख्या जितने सिलेंडर इंजन है उससे एक अधिक होती है। अब ये 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंक शाफ्ट है, तो मेन जनरल कितने होंगे भाई साहब? इसमें 5 होंगे, एक ज्यादा होगा। अब मैं गिन के बता देता हूं, तुम पता नहीं क्यों गलत गिन रहे हो। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक बराबर मोटाई का दिखे भाई साहब। एक मेन जनरल तो ये रहा जो मेरे ग्रीन के अंदर आ रहा है, पहला मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे, ग्रीन से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। ये दूसरा मेन जनरल ये रहा जो चमक रहा है आपको, दूसरा। ये तीसरा मेन जनरल ये रहा 3, और भाई साहब ये चौथा मेन जनरल ये रहा, और भाई साहब ये 5वां मेन जनरल जो छोटा है साइज में ये रहा। उस साइड में नहीं, सिर्फ ये 5वां है। तो इसमें कितने मेन जनरल हुए भाई साहब? 5 हुए। जितने, मैंने क्या कहा था, जितने सिलेंडर उससे एक ज्यादा होगा। अब यहाँ पे पिस्टन गिन लो ना, कितने सिलेंडर का है? 4 का है। तो मेन जनरल कितने होंगे? 5। तो मेन जनरल तो होंगे, फिर से ध्यान दो, मेन जनरल है ना, ये तो होंगे 5। अगर मैं पूछूं क्रैंक पिन, तो क्रैंक पिन उतने ही होते हैं जितना सिलेंडर इंजन है। क्रैंक पिन तो ये 4 सिलेंडर है, तो क्रैंक पिन की संख्या क्या हो जाएगी? 4। तो क्रैंक पिन तो मैंने रेड से मार्क किए हुए हैं। क्रैंक पिन क्रैंक शाफ्ट का वह भाग है जहां पर कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा कसा जाता है। तो कितने क्रैंक पिन हुए? 1, 2, 3 और ये 4 जो लाल से लिखे। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, जितने सिलेंडर इंजन उतनी क्रैंक पिन। लेकिन क्रैंक मेन जनरल, जहां ये क्रैंक शाफ्ट जो है इंजन की क्रैंक केस हाउसिंग पर टिकती है, इसको आधार मिलता है, वो हिस्सा कहलाएगा क्रैंक मेन जनरल। और क्रैंक मेन जनरल की एक पहचान और है, ये सभी एक सीध में होते हैं। क्रैंक मेन जनरल हमेशा एक सीध में बने होते हैं। तो यहां पर आप देखो, अगर आप ध्यान देंगे, मैं दूसरे डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, या फिर ग्रीन डॉट भी बना सकता हूं। चलो ग्रीन बना देते हैं जब है तो आपको दिख रहा होगा जो मैं ग्रीन डॉट बना रहा हूं, ये एक सीध में। देखो, ये पहला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5, ये एक सीध में ही है ना, पांचों एक ही सीध में है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, बाकी हमारा टॉपिक क्रैंक शाफ्ट नहीं था। आगे देखो, ये क्या कह रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा की धरती से आपको नमन सर, ये दिलखुश प्रकाश लिख रहे हैं नालंदा से, भाई आपको भी प्रणाम। देखें, तो ये समझ में आ गया क्रैंक शाफ्ट। आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक कुछ और था, हम कहीं और ही चले गए। अब इसमें क्रैंक वेट वगैरह बहुत है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, छोड़ो। अब हम बात क्रैंक शाफ्ट की नहीं कर रहे थे। देखो, अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप क्रैंक शाफ्ट पढ़ रहे थे, जबकि हम पढ़ क्या रहे थे? पिस्टन। तो पिस्टन की बात कर रहे थे। तो आगे देखो, पिस्टन की धातु की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सुने, पिस्टन प्राय कई धातुओं के बने होते हैं। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पिस्टन की धातु पूछी जाएगी, किसी भी पार्ट्स का नाम, काम और उसकी धातु। तो पिस्टन किस धातु के बने होते हैं, ध्यान देना। पिस्टन कोई एक धातु के नहीं बने होते, किस किस के बने होते हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पुटअप होगा तो आपको जवाब क्या देना है, ध्यान देना। अभी मैं कह रहा हूं पिस्टन प्राय, प्राय का मतलब होता है भाई साहब अधिकतर, अधिकतर यानी ज्यादातर, अधिकतर, अधिकतर मतलब ज्यादातर इंजनों के जो पिस्टन है वो कई धातुओं के बने होते हैं। पुराने इंजनों में अगर आपसे पूछा जाए कि जो पुराने इंजन थे यानी आधुनिक इंजन का मतलब तो हो गया 2000, ये मान लो कि 2010 के बाद के इंजन मान लो फिलहाल आप, है ना, या उससे पहले के इंजन की बात करें तो उनको हम पुराना ही बोलेंगे। आज से 15 साल पुराने इंजन, है ना, 10 साल पुराने इंजन तो पुराने हो गए। तो देखें, तो पुराने इंजनों में जो पिस्टन है प्राय यानी अधिकतर इंजनों में, पुराने वालों में पिस्टन बना होता था कास्ट आयरन का या ढलवा लोहे का। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि पुराने इंजनों में पिस्टन किसके बने होते थे, तो आपका जवाब होगा कास्ट आयरन या ढलवा लोहे का। या आपसे पूछा जाए कि अधिकतर इंजनों में जो पिस्टन है वो पुराने टाइम पे किसके बने होते थे, तो कास्ट आयरन के या ढलवा लोहे। ठीक है, आगे देखो, बने होते थे पहली धातु, ये आना है क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान दे लेना। जबकि जो नए इंजन है यानी जो आधुनिक इंजन है उनमें जो पिस्टन है अधिकतर किसके प्रयोग होते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के। तो भाई साहब एल्यूमिनियम अलॉय के भी बने होते हैं, साथ ही साथ एल्यूमिनियम अलॉय के नहीं होंगे तो किसके होंगे, सेमी स्टील के होंगे। अब आपके सामने 3 क्वेश्चन बन गए, देखो यही। अगर मैं बात करूं पिस्टन की धातु, तो पिस्टन की धातु की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो ये मेरे हाथ में जो है ये एल्यूमिनियम अलॉय का पिस्टन है। ठीक है, ये आपको दिख रहा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कास्ट आयरन का पिस्टन है, ये रहा जो आपको दिख रहा है।
ठीक है। और रेल के इंजन का अगर पिस्टन की हम बात करें, रेल या बस या ट्रक या हैवी ड्यूटी, जो हमने एक पीटी इंजन का भी 6 सिलेंडर पीटी इंजन का जो आपको हमने प्रैक्टिकल कराया था, उसको पूरा डिसमेंटल करके नहीं बताया, बाहर से बाह्य पार्ट्स बताए थे, तो उसका भी जो पिस्टन, क्योंकि हैवी ड्यूटी इंजन है, तो जो भी हैवी ड्यूटी इंजन है उनके जो पिस्टन है वो सेमी स्टील के बने होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है। पहली बात तो क्या निकल के आई कि पिस्टन 3 प्रकार से बनाए जाते हैं धातु की अगर हम बात करें, तो पहला हमारे सामने धातु तो निकल के आई कि भाई साहब कास्ट आयरन या ढलवा लोहे के भी बने होते हैं, यानी कास्ट आयरन को ढलवा लोहा बोलते हैं, क्लियर है। सेकेंडरी अगर मैं बात करूं तो जो पिस्टन है वो एल्यूमिनियम अलॉय के भी बने होते हैं। थर्ड में बात करूं तो पिस्टन जो है वो सेमी स्टील के भी बने होते हैं। तो आपको ऑप्शन में दे दिया कि पिस्टन बने हुए होते हैं, पहला ऑप्शन कास्ट आयरन, ऑप्शन बी आपको दे दिया एल्यूमिनियम अलॉय, ऑप्शन डी दे दिया, सी दे दिया आपको सेमी स्टील, ऑप्शन डी दे दिया एबीसी तीनों, ऑप्शन ई दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, लेकिन आपको यदि पूरी चीज पता है तो आप उसमें से सेफली निकल जाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। अब उसने ना तो ये पूछा नए इंजनों में, ना ये पूछा पुराने इंजनों में, उसने सिंपल क्वेश्चन किया कि पिस्टन किसके बने होते हैं। तो आपको पता है कि पिस्टन कास्ट आयरन के भी बने होते हैं, आपको पता है कास्ट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं, तो ढलवा लोहा भी ऑप्शन में मिल सकता है। आपको पता है कि पिस्टन एल्यूमिनियम अलॉय के भी बने होते हैं, तो एल्यूमिनियम अलॉय भी राइट है। आपको पता है कि पिस्टन जो है वो सेमी स्टील के भी बने होते हैं। तो ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन उसने पूछा। अगर आपसे वो पूछता कि पिस्टन, तो राइट जवाब क्या होगा, एबीसी तीनों के होंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो तो गलत होगा। अब यदि क्वेश्चन को उसने डाइवर्ट करके घुमा के पूछ लिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा अलग अलग लाइन लिखी हुई है, देखो ये लिख रहा, पुराने इंजनों में, अगर आपसे पूछा जाए कि पुराने इंजनों में पिस्टन किसके बने होते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा सीधा सीधा कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक इंजनों में जो है, जबकि या नए इंजनों में, अगर वो ये पूछ ले कि नए इंजनों में पिस्टन किसके बने होते हैं, नए इंजन या आधुनिक इंजनों में अधिकतर पिस्टन किसके बने होते हैं, तो आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम अलॉय का, क्लियर है, जो कि मैंने ये ब्लू लाइन से हाईलाइट किया हुआ है। तो क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, या फिर ये भी सही है, इसमें सेमी स्टील भी ठीक है, एल्यूमिनियम अलॉय या सेमी स्टील के बने होते हैं जो आधुनिक इंजन है नए में। लेकिन जो सेमी स्टील धातु है वो कहां प्रयोग की जाती है, जहां हैवी ड्यूटी इंजन है, जैसे रेल का इंजन हो गया, रोड कूटने वाले रोलर का इंजन हो गया, या फिर जो पीटी इंजन मैंने 6 सिलेंडर दिखाया था, ट्रक का इंजन हो गया, बस का इंजन हो गया, जहां हैवी लोड लिफ्टिंग का कार्य रहता है ना, तो उस जगह सेमी स्टील के बने हुए पिस्टन प्रयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी पूछ लेगा, मैंने आपको सारा बता दिया, आगे देखें। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सब मैं फालतू में पढ़ा रहा हूँ, और वैसे भी तुमको तो पढ़ने का शौक है, तो इतना तो पढ़ो कम से कम, बाकी तो तुमको तो अभी तो बहुत पढ़ना है। जो क्लच प्लेट गियर असेंबली वाले थे, ये आता था कि सारा भाई, तो ये सारा याद होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो सेमी स्टील पिस्टन का प्रयोग प्राय उच्च ग्रेड की बड़ी गाड़ियों में किया जाता है, तो ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है। उच्च ग्रेड यानी हैवी ड्यूटी इंजन, हाई लोड लिफ्टिंग का जहां वर्क रहता है, उन गाड़ियों में या उन इंजनों में किस प्रकार का पिस्टन प्रयोग किया जाता है, उसकी धातु क्या होगी, सेमी स्टील होगी। तो आपसे पूछा जाए कि रेलवे का जो इंजन है 16 सिलेंडर, उसमें पिस्टन किसका बना होता है, सेमी स्टील का। आप आंख मीच के बोल सकते हो, क्योंकि 6000 टन लोड खींचा जाता है एक लोकोमोटिव से, या 12000 हॉर्स पावर के भी लोकोमोटिव है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक में, डीजल में मैक्सिमम 6000 एचपी तक के लोकोमोटिव हमारे पास उपलब्ध है। तो आगे देखें, यहां पर अगर हम बात करें वर्तमान में, अब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने, क्या कहा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च ग्रेड की बड़ी गाड़ियों में किसके बने होते हैं, सेमी स्टील के। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक या नए इंजनों में पिस्टन किसके बने होते हैं, तो आपका जवाब होगा एल्यूमिनियम अलॉय या सेमी स्टील के। आपसे पूछ लिया जाए कि पुराने इंजनों में पिस्टन किसके बने होते हैं, तो कास्ट आयरन या ढलवा लोहे के। कितने क्वेश्चन हो गए, अगला ये हो गया। आगे फिर क्वेश्चन एक नया आ गया कि वर्तमान में जो अधिकतर पिस्टन हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के ही प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतर पिस्टन है वो किसके प्रयोग हो रहे हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के। लेकिन वो कार के अंदर होंगे, मोटरसाइकिल के अंदर होंगे, स्कूटर के अंदर होंगे, या कम लोड कैपेसिटी वाले इंजन के अंदर होंगे। हाई कैपेसिटी के अंदर सेमी स्टील ही प्रयोग होगा। तो अधिकतर हम कह सकते हैं कि अधिकतर जो आधुनिक इंजन है, पूरे की नहीं कह रहा, अधिकतर यानी 100% अगर इंजन है तो उनमें से 80% या 90% में जो आधुनिक इंजन है उनमें जो पिस्टन बने होते हैं किसके प्रयोग किए जाते हैं, एल्यूमिनियम अलॉय के ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो बच गए 10% आज के भी आधुनिक इंजन जो हैवी लोड लिफ्टिंग के काम आते हैं या बड़ी गाड़ियों में, उच्च ग्रेड की गाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां जवाब होगा हमारा सेमी स्टील। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखो कच्चा लोहा को ही ढलवा लोहा कहा जाता है कि सर भाई कच्चा लोहा अलग चीज है, संजू गुजर कच्चा लोहा नहीं है, कच्चा लोहा अलग चीज है, ढलवा लोहा अलग चीज है। आगे देखो, कच्चा लोहा तो खींच के बनाया वो हो गया कच्चा लोहा, है ना। मेरे को जहां तक पता है कच्चा लोहे को ढलवा लोहा नहीं कहते हैं। आगे देखें, थोड़ा सा अंतर होता है। आगे देखो, तो कच्चे लोहे का थोड़ा सा परिष्कृत रूप है ढलवा लोहा, है ना। तो देखें, लेकिन कच्चे लोहे को नहीं कहेंगे। आगे देखो, मेरे हिसाब से, और बाकी मैं कंफर्म करके बता दूंगा क्योंकि काफी दिन मेरे को पढ़े हुए हो गए। साइंस 10th में पढ़ा था कच्चा लोहा ढलवा लोहा, तो जहां का मेरे को ध्यान है 2010 में मैंने करी थी, 10 में नहीं सॉरी 10th क्लास करी थी 2005 में, तो वो तब का ऐसा ध्यान है मेरे हिसाब से, कच्चे लोहे को नहीं कहेंगे, है ना। तो आगे देखें, फिर भी देखें, कास्ट आयरन के पिस्टन का विस्तार कम होता है। देखो अब ये एक अलग इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी कर देगा, जो ये कास्ट आयरन का पिस्टन है ये उच्च ताप पर काम करने में सक्षम है, जबकि एल्यूमिनियम वाला इतना उच्च ताप पर काम करने में सक्षम नहीं है, तो इसका विस्तार कम से कम होगा, ये अधिक हीट भी सहन कर लेगा कास्ट आयरन का। तो ध्यान दें, तो वो यही कह रहा है कि कास्ट आयरन के पिस्टन का जो विस्तार है वो कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि कास्ट आयरन का जो गलनांक है वो एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा होगा, तो अधिक हीट सहन करने में सक्षम होगा। कौन, कास्ट आयरन, किसकी तुलना में, एल्यूमिनियम अलॉय की तुलना में, है ना। तो ध्यान देना, तो आपसे पूछ सकता है कास्ट आयरन के पिस्टन का विस्तार कम होता है, अतः इस कारण इसके लिए कम क्लियरेंस या गैप रखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी एग्जाम में पूछता है, भाई ये जो पिस्टन है ये एल्यूमिनियम का है, और मेरे पास जो ये पिस्टन है ये कास्ट आयरन का है। ठीक है, अब जो कास्ट आयरन का पिस्टन है इन दोनों को चलना सिलेंडर के अंदर ही है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, एक ही बार में समझ लेना। देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा, चलो यहाँ मैं नोट ले लेता हूँ, दूसरा चेंज कर लेते हैं इधर से, तो लाइन को ध्यान रखना, हम कहाँ थे, ये नोट पेड पे हम चलते हैं। यहाँ देखो, एक मैंने ये बना रहा हूं मैं कास्ट आयरन का, ये सिलेंडर है, इसका जो बोर है
यानी बोर क्या कहलाता है, सिलेंडर का भीतरी व्यास। इस सिलेंडर का जो भीतरी व्यास है वो बोर कहलाता है, ये यहां से यहां तक की दूरी है ना, इस सिलेंडर का ये सिलेंडर का बोर कहलाएगा। अब मान के चलो ये 118 mm है, कितना mm है, 118 mm है। और एक हम दूसरा सिलेंडर लेते हैं, इसका भी व्यास 118 mm है। मैं बनाऊंगा नहीं, बस आप समझ जाना। ये भी चलो बना देते हैं, तो ये भी 118 mm है, इतना सुंदर नहीं बना रहा हूं, बस समझने के लिए। ये भी 118 mm है। अब इसमें जब हम पिस्टन लगाते हैं, यहाँ कास्ट आयरन का लगाते हैं, तो हमने 116 mm का पिस्टन ले लिया, यानी 1 mm गैप इस साइड में छोड़ दिया और 1 mm गैप हमने इस साइड में छोड़ दिया, और ये हमने पिस्टन ले लिया जिसका इस पिस्टन का जो व्यास है वो कितना है, पिस्टन की बात कर रहा हूं 116 mm। तो हमने इसके दोनों साइड में 1 mm तो पिस्टन और सिलेंडर की इस दीवार में यहां गैप छोड़ दिया, ध्यान देना, 1 mm तो यहां गैप छोड़ दिया ये, और 1 mm इस साइड में गैप छोड़ दिया। ये किसका पिस्टन हमने प्रयोग किया, ये हमारा पिस्टन है कास्ट आयरन का। किसका है, कास्ट आयरन का, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 mm होता है ना, समझा रहा हूं बस समझाने के लिए। यहां पर यदि हम एल्यूमिनियम अलॉय का इसके अंदर पिस्टन लगाएं तो ये 118 mm का जो ये सिलेंडर है, तो इसके अंदर हमको ज्यादा गैप छोड़ना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर अब ये मान लो कि आप 114 mm का ही आपको पिस्टन यूज करना पड़ेगा, यानी पिस्टन की दीवार और सिलेंडर की दीवार उसके बीच में आपको गैप ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। तो इस पिस्टन का जो व्यास है वो होगा 114 mm, है ना। तो आपने क्या किया, जो ये पिस्टन किसका है भाई साहब, एल्यूमिनियम का है, मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पर एल्यूमिनियम। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब इसमें मैं जो समझा रहा हूं उससे दो चीजें क्लियर होंगी, ध्यान देना। पिस्टन पर गैप हमें कहां कहां छोड़ना होगा, एक तो पिस्टन की दीवार जो कि ये है और सिलेंडर की दीवार जो कि ये है, तो इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे गैप, जो ये गैप है ये ज्यादा है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में यहाँ पर ये गैप कम है, क्योंकि ये वाला जो पिस्टन है वो कास्ट आयरन का है। तो आपको पता है कि कास्ट आयरन का जो गलनांक वगैरह है वो ज्यादा होता है बजाय एल्यूमिनियम के। तो कास्ट आयरन जो है उच्च, जो इंजन के अंदर ताप पैदा होगा उसको भी सहन करने की क्षमता रखता है एल्यूमिनियम की तुलना में ज्यादा। तो जो कास्ट आयरन का पिस्टन है जो ये वाला है, ये कम फैलेगा ऊष्मा पाकर, तो कम फैलेगा तो हम इसके साइड में कम गैप रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन यदि इतना गैप जितना कि हमने यहां छोड़ा है, इतना गैप यदि हम एल्यूमिनियम वाले पिस्टन के लिए छोड़ें, तो ये एल्यूमिनियम मुलायम धातु है, जैसे यहाँ पे पावर स्ट्रोक घटित होगा तो ये ऊष्मा पाकर इसके आयतन में थोड़ी वृद्धि होगी, तो हमारा ये पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर जाम हो जाएगा, क्योंकि इसका विस्तार होगा, एल्यूमिनियम का थोड़ा साइज में बड़ा होगा, आयतन बढ़ेगा, तो इसके अंदर फंस जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। तो हमें जहां भी हम एल्यूमिनियम अलॉय का पिस्टन प्रयोग करेंगे तो हमको सिलेंडर और पिस्टन की दीवार के बीच में गैप ज्यादा छोड़ना पड़ेगा, किसकी तुलना में, कास्ट आयरन की तुलना में। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, जबकि यहां गैप ज्यादा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम अलॉय का है, इसमें कास्ट आयरन का है। अब कारण आप समझ गए कि एल्यूमिनियम जो है कम ताप पर ही जो है इसका विस्तार ज्यादा होता है, ये जो है कम ताप पर इसका इतना विस्तार नहीं होता है। कारण क्या है, इनका गलनांक। आगे देखो, एक चीज और है, ये मैं यहां से मिटा रहा हूं इसको, एक चीज और मैं यही समझा देता हूं आपको, अगर ये मिट जाए तो भाई हमारा ये बोर्ड भी हैंग होता है, क्या करेंगे, एलजी वालों का बोर्ड है, क्या करें ऐसे, ये देखो चल रहा है सिस्टम। यहां पर मैं जनरली आपको बता रहा हूं, यहां पर हम सिलेंडर हेड लगाते हैं, यानी सिलेंडर को ऊपर से ढकने के लिए जो प्रयोग करते हैं हम क्या करते हैं, हेड प्रयोग करते हैं। तो पिस्टन का जो टॉप पॉइंट होता है, एक बार दूसरा ही बना लेते हैं, ज्यादा फायदा उसी में है। मैं एक बार ये सारा इरेज कर देता हूं, देखो ये कर दिया मैंने इरेज, तो एक में ही मैं आपको समझा रहा हूं। ये सिलेंडर है, ये इसके अंदर ये पिस्टन है, अब ये रहा हमारा पिस्टन, और ये मैंने बना दिया इसका टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, इससे ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता। और यहां पर हमने ये बना दिया क्या, सिलेंडर हेड, ये हेड है जिसमें कि दो वाल्व लगे होते हैं, एक ये लगा दिया भाई साहब, एक ये लगा दिया। अब ये जो पिस्टन है ये तो मान लो आप कितना है, कास्ट आयरन का पिस्टन है, किसका है, कास्ट आयरन। तो यहां पर आप ध्यान दो, यहां पर पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने के बाद, यानी ये जो पिस्टन के ऊपर जो गैप बच रहा है, इस पिस्टन के ऊपर जो ये गैप है जिसको हम बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम, यानी पिस्टन जब टॉप पर पहुंच जाता है तो पिस्टन का जो ये हेड है, ये हेड और जो सिलेंडर हेड है, उन दोनों के बीच में जो गैप बच जाता है, यानी यहां से लेके यहां तक इतना गैप आप देख पा रहे होंगे, यहां ये रहा ये गैप मैं इसकी बात कर रहा हूं, जहां पर मैं पॉइंट बना रहा हूं, ये पूरा गैप, ये कहलाता है क्लीयरेंस वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने पर। अब आपको पता है कि ये तो कास्ट आयरन का पिस्टन है, मैंने बना दिया। अब यहीं अगर मैं बात करूं एक दूसरे सिलेंडर की, तो मैं दूसरा सिलेंडर इसके पैरेलल में ड्रॉ करता हूं, तो यहां भी मेरे को क्लीयरेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। ये मैं समझा रहा हूं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए समझा रहा हूं, ऐसा नहीं कि फालतू का हम वैसे ही समझा रहे हैं। यहां पर देखें, ये मान के चलो इसका टीडीसी है, तो टीडीसी यहां नहीं रखना पड़ेगा, इसकी तुलना में हमको थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, ये गैप इसमें ज्यादा रखना पड़ेगा। ये मैंने इसका पिस्टन बनाया किसका, एल्यूमिनियम का, ये इसका सिलेंडर हेड बना दिया, ये सिलेंडर हेड है। अब देखो यहां पर तो गैप कितना कम है यहां पर, और यहां पर आप देखो ये मैंने एक वाल्व बना दिया और ये मैंने दूसरा वाल्व बना दिया, तो यहां पर जो ये गैप है, ये गैप देखो कितना ज्यादा है, यहां पर तो ये थोड़ा सा है और यहां पर ही हमने ज्यादा रखा। सिलेंडर हेड और पिस्टन का जो हेड है उन दोनों के बीच में एल्यूमिनियम वाले में ज्यादा रखना पड़ेगा, इस एल्यूमिनियम में, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है आपको मैंने अभी बताया था, एल्यूमिनियम जो है कम ताप पर ही इसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ेगा तो इसकी साइज ऐसा थोड़ी केवल साइड में बढ़ेगी, इसकी साइज जो है हीट पाकर के ऊपर की तरफ भी इसका आयतन बढ़ेगा। अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वाल्व वगैरह के ऊपर टच हो जाएगा, यदि आयतन आप ऊपर का जो क्लीयरेंस है वो कम रखेंगे तो क्या बात निकली कि पिस्टन की टॉप पर भी जो ये क्लीयरेंस है, कास्ट आयरन में कम क्लीयरेंस से काम चल जाएगा, जबकि जो एल्यूमिनियम अलॉय का पिस्टन है उसके लिए इंजन का सिलेंडर हेड और इस पिस्टन का हेड, इनके बीच में यहां पर क्लीयरेंस हमको ये ज्यादा रखना पड़ेगा, ये ज्यादा है किसके पिस्टन में, एल्यूमिनियम अलॉय के में, और कास्ट आयरन के में ये जो क्लीयरेंस है ये हमको कम रखने से भी काम चल जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्लीयरेंस हमको कम रखना चाहिए या ज्यादा रखना चाहिए, किसमें हमारा फायदा है, ये कमेंट करेंगे आप, फिर मैं बताऊंगा, इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं देख भी रहा हूं, तो ये विद्याधर बोल रहे हैं कि सर कास्ट आयरन को ही डबल लोहा बोलते हैं ना, हाँ भाई डबल लोहा बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, मेरे को जल्दी से ये बताओ कि पिस्टन और सिलेंडर हेड के बीच में हमें गैप एक अच्छे इंजन के लिए, ये बना दिया मैंने सिलेंडर हेड और ये बना दिया मैंने पिस्टन, तो ये पिस्टन हो गया
और ये इस पिस्टन का हो गया भाई साहब सिलेंडर। तो मैं इस गैप की बात कर रहा हूं, इस पिस्टन के हेड के ऊपर और इस सिलेंडर हेड के नीचे, यानी इस एरिया की बात कर रहा हूं जहां मैंने खड़ी लाइन बनाई है। तो ये हमें कम रखना चाहिए या ज्यादा रखना चाहिए, आप ये बताएं। तो संजू कह रहे हैं कम रखना चाहिए, विद्याधर भी बोल रहे हैं कम रखने से फायदा है। बिल्कुल भाई, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, जितना ये स्पेस कम होगा उतना ही हमें फायदा है। क्या फायदा है? क्योंकि जिस इंजन में हमारा जो टीडीसी पॉइंट है वो कम होगा, हेड, इंजन का सिलेंडर हेड और इस पिस्टन के टॉप का गैप जितना कम होगा उतना ही ज्यादा मात्रा में हम हवा को कंप्रेस कर पाएंगे, और हवा को कंप्रेस करेंगे तो उसका तापमान भी हम बढ़ा पाएंगे, और तापमान बढ़ा पाएंगे तो ईंधन जो है आसानी से जल जाएगा, है ना। तो ये गैप कम होना चाहिए, लेकिन ये गैप हमें एल्युमिनियम के जिसके अंदर हम पिस्टन प्रयोग करेंगे उसके अंदर हमको ये गैप ज्यादा रखना पड़ता है, क्लियरेंस वॉल्यूम ज्यादा रखना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एक तरह से नुकसानदायक है ना। तो ये गैप कम होना चाहिए क्लियरेंस वॉल्यूम, ताकि हम हवा को जो है अधिक कंप्रेस कर सके, जिससे उसमें अधिक तापमान जनरेट हो तो फ्यूल को आसानी से जलाया जा सके, है ना। तो ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम में हमको ज्यादा रखना पड़ेगा। अब आप ये सोचो, अगर मान के चलो ये सिलेंडर हेड भी ये भी एल्यूमिनियम का हो, तो एल्यूमिनियम, अभी मैंने आपको पढ़ाया तो सिलेंडर हेड पिछली क्लास में, तो सिलेंडर हेड भी अगर एल्यूमिनियम का है, पिस्टन भी एल्यूमिनियम का है, तो भाई साहब बिल्कुल गैप ज्यादा रखना पड़ेगा, आया ना, रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एल्यूमिनियम के और दोनों ताप पाके विस्तार होगा। यहाँ पर सिलेंडर हेड का विस्तार नीचे की तरफ होगा, पिस्टन का ऊपर की तरफ होगा, तो आपस में भिड़ जाएंगे, ठुक जाएंगे आपस में, बाल और पिस्टन टकरा जाएंगे आपस में, हेड टकरा जाएगा। तो जहां भी एल्यूमिनियम के पार्ट्स होंगे वहां पर हमको गैप ज्यादा रखना पड़ेगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। और जहां कास्ट आयरन का पिस्टन और सिलेंडर हेड हम प्रयोग करेंगे वहां पर कम गैप से भी हमारा काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन को घुमा के एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है, थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कास्ट आयरन का जो है गलनांक ज्यादा होता है तो उसका जनरली ताप से इतना इफेक्टेड नहीं होता, उसका आयतन जल्दी से नहीं बढ़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम का बढ़ जाता है। अब मान के चलो गलती से आपने 1 मिनट बिना पानी के चला दिया, कूलेंट आपके इंजन में खत्म हो गया। आपको पता है ना, बहुत से आला राशि आदमी होते हैं जब गाड़ी को चलाते हैं तो चेक नहीं करते, बस घर से चाबी उठाई, चाबी लगाई और भग रही है फुल, है ना। मैं भी ऐसे चलाता हूं ज्यादातर, है ना। तो लेकिन चेक भी कर लेते हैं कभी कभी, है ना। अब पता चला कि 1-2 मिनट आपका इंजन बिना पानी के चल गया, कूलेंट ही नहीं है, तो एल्यूमिनियम वाले में तो ये आयतन तुरंत बढ़ेगा और ये जाम हो जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। जबकि आपका कास्ट आयरन वाला कुछ देर ज्यादा देर तक झटका झेल जाएगा बजाय एल्यूमिनियम के, है ना। तो समझना जो मैंने इतनी देर इस पॉइंट पे लगाई। तो आगे हम देखते हैं, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखो तो यहां ध्यान दो, कहां थे हम। कास्ट आयरन के पिस्टन का विस्तार कम होता है, अतः इस कारण इनके लिए कम क्लियरेंस या गैप रखा जाता है। यानी कास्ट आयरन का पिस्टन में आप साइड में, सिलेंडर के अंदर साइड में, और ऊपर सिलेंडर हेड और पिस्टन के हेड के बीच में जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है वो कम भी रखेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा, और कम रखना ही हमारे इंजन के लिए बेहतर है। लेकिन ये जो है हमको एल्यूमिनियम के में ज्यादा रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम का अलॉय का जो गलनांक बिंदु है वो कम होता है तथा धातु हल्की होती है, अतः इनका जो विस्तार है वो अधिक होता है। जब ऊष्मा पाकर इनका विस्तार अधिक होगा तो इस पिस्टन के हेड और सिलेंडर हेड के बीच में भी गैप ज्यादा रखना पड़ेगा। इस पिस्टन की दोनों साइड की दीवार और सिलेंडर की दीवार, उनके बीच में भी गैप हमको ज्यादा रखना पड़ेगा एल्यूमिनियम के में। कारण आप समझ गए होंगे, इसलिए इनमें क्लियरेंस अधिक रखना पड़ता है। तो किसमें कम रखना पड़ता है, किसमें ज्यादा रखना पड़ता है, क्यों रखना पड़ता है, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखें तो चिपक जाएगा सर, इसलिए डिस्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल भाई शशिकांत, है ना। कम होगी कास्ट आयरन वाले में, एल्यूमिनियम वाले में ज्यादा रखनी पड़ेगी। एल्यूमिनियम अलॉय का स्ट्रक्चर यदि आपसे पूछे तो जो पिस्टन का स्ट्रक्चर है उसमें एल्यूमिनियम की बात करें तो 91% होता है, टिन की बात करें तो 2% होगा, कॉपर की बात करें तो 7% होगा। अब ज्यादा से ज्यादा इसमें आपसे इसका अलॉय का स्ट्रक्चर वो पूछ सकता है एल्यूमिनियम अलॉय का, क्योंकि अधिकतर इंजनों में यही पिस्टन प्रयोग होते हैं आज की डेट में, बजाय हैवी ड्यूटी वाले यदि इंजनों को हम छोड़ दें तो, है ना। तो इसका एल्यूमिनियम अलॉय का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो इसलिए लिखा हुआ भी है 91% एल्यूमिनियम, टिन 2%, कॉपर 7%। बाकी एल्यूमिनियम का ही पूछेगा, अगर परसेंटेज पूछेगा, बाकी तीनों में कोई ज्यादा खास अंतर है नहीं। एल्यूमिनियम 91, कॉपर 7% है, और जो टिन है वो 2% है ना। तो पहले एल्यूमिनियम को ले लो 91 याद रख लो, उसके बाद उसमें 7 ऐड कर दो, कॉपर हो जाएगा, जो बचा कुछ है वो 10 रह जाएगा। तो 2 याद कर लो, तीसरा अपने आप याद रह जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, बाकी चांसेस कम है कि वो परसेंटेज पूछे, फिर भी पूछ ले तो दे दिया है। आगे देखो पिस्टन का कार्य। अब पिस्टन का कार्य यह इंजन के, ध्यान दें भाई, यह इंजन के सिलेंडर में ईंधन दहन से उत्पन्न गैसों की ऊर्जा को यांत्रिक रूप में कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। यानी जो पिस्टन है, अब आपसे पिस्टन का कार्य पूछा जा रहा है, तो पिस्टन की सहायता से ही सक्शन, कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट पूरे होते हैं, इंजन का प्रचालन संभव हो पाता है। तो पिस्टन के इस सिलेंडर, पिस्टन का जो हेड है ये गोल यानी अवतल, कॉनकेव जिसे कहेंगे इंग्लिश में, जाता मेरे हिसाब से, मेरे को साइंस पढ़े काफी दिन हो गए तो आपको ध्यान होगा, कॉन्वेक्स तो नहीं बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स मतलब तो उत्तल हो गया, है ना। कॉनकेव यानी अवतल, ये खांचा कटा हुआ, धसा हुआ, तो कॉनकेव जो एक खांचा है इसका, तो इस पर, इसके अंदर ये डीआई इंजन का पिस्टन है, तो इंजेक्टर जो है इस टाइप के पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर हेड के ऊपर गैप बहुत कम होता है, तो इसका दहन कक्ष पिस्टन पर ही कटा हुआ है, जो कि ये है गड्ढा। इस गड्ढे में इंजेक्टर का नोजल स्प्रे करता है पावर स्ट्रोक के समय। तो इस पर जो गैसों के जलने से रासायनिक ऊर्जा से जो ऊष्मा ऊर्जा पैदा होगी, उस ऊष्मा ऊर्जा से, मतलब कहने मतलब डीजल जो गर्म हवा पर स्प्रे होगा, जितनी भी हवा है जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इस गड्ढे में कंप्रेस रहेगी, क्योंकि पिस्टन लगभग सिलेंडर हेड के टच हो जाता है, माइनर गैप रहता है, तो ज्यादातर हवा इसी गड्ढे में भरी हुई रहेगी गर्म। तो उस पर इंजेक्टर स्प्रे कर देगा तो डीजल जल उठेगा तो गैस जलने पर गैसों के आयतन में वृद्धि होती है, ऊपर दोनों वाल्व बंद होते हैं, तो पिस्टन को धक्का मिलता है, तो पिस्टन उस झटके को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से किसको ट्रांसफर कर देता है, क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचा देता है। तो पिस्टन को तो झटका कहां मिला, ऊपर से नीचे मिला, और इसने वो किसको ट्रांसमिट किया, कनेक्टिंग रॉड को, और कनेक्टिंग रॉड से कहां चला गया, क्रैंक शाफ्ट पर। तो पिस्टन की ऊपर नीचे की चाल को, रैखिक गति को, लीनियर मोशन को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को पिस्टन ने, उसने कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट ने घूर्णी गति या रोटरी मोशन में बदल लिया। तो ये इसका काम है जो कि लिखा हुआ है। आगे देखो, एवं इंजन में उत्पन्न गैसों को क्रैंक के साउजिंग में जाने से भी रोकता है।
अगर भाई पिस्टन ना हो तो जो गैसें पैदा होंगी जलने पर वो सीधी क्रैंकेस हाउसिंग में भी चली जाएंगी, तो नहीं जाती है, तो उनको जाने से भी रोकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर आप कहोगे सब रिंग क्या करती है, ये जो कंप्रेशन रिंग है इसके ऊपर लगी हुई वो क्या करेगी, वो भी रोकती है। तो रिंग तो केवल इस पिस्टन के अलावा इस पिस्टन की बाह्य दीवार और सिलेंडर की दीवार के बीच में जो गैप होता है वहीं से जाने तो रोकती है। अगर ये पिस्टन ना हो तो क्या रिंग इसके बीच वाले हिस्से से यहां से भी जाने से रोक लेंगे कि सिलेंडर के बीचों बीच से नहीं रोक पाएंगे। तो एक तरह से पिस्टन जो है इंजन में उत्पन्न गैसों को भी क्रैंकेस हाउसिंग में जाने से रोकता है। यह प्राय योजक छड़ या कनेक्टिंग रॉड को गाइड करने का कार्य करता है। तो गाइड कैसे करता है? अरे जैसे कहते नहीं है कि अभी आप मेरे से मांगोगे, पूछोगे, जैसे बहुत से पूछते हैं कि सर ग्रुप डी में फॉर्म भरना है तो गाइड कर दीजिए, मैं कहां से भरूं, तो मैं उनको एक सलाह देता हूं ना, तो गाइड करना हो गया। तो ऐसे ही ये जो अब तुम पूछने मतलब है ना, अभी है ना क्लास कर लेने दूंगा, तो मैंने समझाया है, लेकिन तुम उसका गलत मतलब निकालते हो। तो ये कनेक्टिंग रॉड इस पर लगी हुई होगी, तो ऊपर से गैस है जो इसको धक्का देंगी, तो ये पिस्टन किसको धक्का देगा? कनेक्टिंग रॉड को। कनेक्टिंग रॉड का ये छोटा सिरा इस पिस्टन बॉक्स में ऐसे लगा रहता है, तो ये इसको धक्का मिलेगा तो ये कनेक्टिंग रॉड को धक्का देगी, तो कनेक्टिंग रॉड को ये गाइड करने का कार्य भी करती है। कौन? पिस्टन। तो ये इसके काम हो गए पिस्टन के। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। आगे देखो, पिस्टन का कार्य कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को गाइड करना भी है, तो समझ ही गए आप। पिस्टन रिंगों को ऊष्मा स्थानांतरण करना ताकि इंजन ठंडा हो सके, ये भी इसका कार्य है। पिस्टन के कार्य करवा रहा हूं, यानी पिस्टन पर जो लगी हुई रिंग होती हैं जिनको हम बोलते हैं पिस्टन रिंग, तो उनको ऊष्मा ट्रांसफर करता है ताकि पिस्टन जो है ठंडा हो सके। अब मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, ये पिस्टन है ना, अभी मैं यहां पर बनाता हूं, ये हो गया भाई साहब सिलेंडर, और सिलेंडर का व्यास यदि 118 mm है, तो अभी मैंने आपको बताया था हम इसके अंदर जो पिस्टन प्रयोग करेंगे, मान के चलो 117 mm का आपने प्रयोग किया, आधा mm गैप इधर छोड़ा, आधा mm गैप इधर छोड़ा, तो क्या पिस्टन सिलेंडर की दीवारों से डायरेक्ट टच में होगा? क्या नहीं होगा? इसकी स्कर्ट फिर भी टच में होगी, स्कर्ट थोड़ी ओवर होती है बजाय ऊपर के हिस्से के, तो पिस्टन की स्कर्ट तो थोड़ी ओवर होगी, लेकिन पिस्टन टच में नहीं है, तो जो तापमान 3000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट होगा, यहां पर पिस्टन में गड्ढा कटा हुआ है, यहां होगा, तो अब पिस्टन अपनी गर्मी को कैसे ठंडा हो? पिस्टन के चारों तरफ तो पानी सर्कुलेट नहीं होता है, सिलेंडर लाइनर के होता है, यहां पानी सर्कुलेट होगा, कहां होगा? ये इस सिलेंडर लाइनर की दीवार है, तो इसकी दीवार के चारों तरफ यहां तो पानी मिलेगा। अब क्या डायरेक्ट पिस्टन के चारों तरफ पानी घूमता है कि नहीं घूमता? तो पिस्टन की खोपड़ी पर जो 3000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट पैदा हुआ है, वो यहां से ये 3000 डिग्री टेम्परेचर इस लाइनर की दीवार तक कैसे जाएगा? तो हम इसके चारों तरफ, अभी आपको पढ़ाया था, इस पर खांचे कटे होते हैं, तो उनमें आप रिंग लगाते हैं, तो रिंग लगाते हैं तो होगा क्या? वो रिंग बना देते हैं भाई, कोई नहीं, देखो रिंग बनाते हैं पीले से, तो यहां पर देखो, यहां पर एक रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग, 3 रिंग होंगे, एक रिंग, दूसरी रिंग और तीसरी रिंग। तो पिस्टन से वो गर्मी किसमें जाएगी? पिस्टन का 3000 डिग्री टेम्परेचर जाएगा रिंग में, और रिंग किसके टच होकर चलती है? इस लाइनर की दीवार के, इस दीवार के टच होकर चलती है, लाइनर के। तो पिस्टन की खोपड़ी पर, पिस्टन के हेड पर जो 3000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट हुआ, वो रिंगों के माध्यम से इस सिलेंडर लाइनर की दीवार तक ट्रांसफर हो जाता है। तो पिस्टन अपनी गर्मी को किसको देता है? रिंगों को, पिस्टन रिंगों को, और पिस्टन रिंग उस गर्मी को किसको दे देती है? इस सिलेंडर लाइनर की दीवार को, और इस सिलेंडर लाइनर की दीवार किसको दे देती है? जो ग्रीन डॉट में आपको दिख रहा है, इस पानी को। तो वो पिस्टन की गर्मी किसमें चली जाती है? फाइनली पानी में, तो पिस्टन हमारा ठंडा हो जाता है। तो पिस्टन का एक कार्य ये भी हुआ कि इसकी खोपड़ी पर जो 3000 डिग्री टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, उसको ये पिस्टन रिंग को भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है, और पिस्टन रिंग उसको सिलेंडर लाइनर की दीवार तक भेज देती है, और सिलेंडर लाइनर के चारों तरफ पानी घूमता रहता है, तो सिलेंडर लाइनर की दीवार उस गर्मी को उस पानी में ट्रांसमिट कर देती है। परिणाम स्वरूप पिस्टन ठंडा हो गया, रिंग ठंडी हो गई, सिलेंडर लाइनर ठंडा हो गया। आगे समझ में? तो देखें, तो ये काम हो गया। आगे देखते हैं, एक चीज और है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्ट्रोक इंजनों में प्रवेश यानी इनलेट पोर्ट, निकास मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट, ट्रांसफर मतलब अंतरण पोर्ट या मार्ग कह लो, को खोलना व बंद करना भी पिस्टन का ही कार्य है। तो 2 स्ट्रोक इंजन जब हमने पढ़ा था, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, तो हमने देखा था एक इनलेट पोर्ट होता है, एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, और एक ट्रांसफर पोर्ट होता है। तो तीनों ही पोर्ट किससे बंद हो रहे थे? किससे बंद हो रहे थे? पिस्टन से ही। तो पिस्टन का एक अन्य कार्य 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर पोर्टों को बंद करना भी है, खोलना और बंद करना भी है। आया ना? जब 2 स्ट्रोक पढ़ाया था तो आपको बताया था कौन से पोर्ट है, नहीं तो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, लो दोबारा से देखो क्या हुआ भाई, देखो आ जाएगा, अभी होगा, लगाया तो था, जिप फाइल थी ना अरविंद इसमें, क्रॉस और हो गया वो, कोई नहीं, कहाँ पे? यहाँ पे ये वाले के ऊपर, अच्छा 4 में, अच्छा यहाँ पे है ना। देखो भाई, ये रहा 2 स्ट्रोक इंजन, कौन है? बरसात आ गया, बरसात है ना, अच्छा देखो भाई, ये है 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसमें जो इनलेट पोर्ट है, इधर से हवा और पेट्रोल का मिश्रण आ रहा है, तो किससे बंद हुआ? पिस्टन की दीवार से। ये एग्जॉस्ट पोर्ट खुल रहा है और बंद हो रहा है, तो पिस्टन के ऊपर नीचे चलने से ही तो ये पोर्ट बंद हो रहे हैं। चाहे हम एग्जॉस्ट पोर्ट की बात कर लें, इनलेट पोर्ट की बात कर लें, ट्रांसफर पोर्ट की बात कर लें, खुल गया पिस्टन, नीचे आया खुल गया, पिस्टन ऊपर गया बंद हो गया। तो पिस्टन की दीवार से ही इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट तीनों ही खुलते और बंद होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में, ये पढ़ाया था। तो देख लो कौन खोल रहा है, कौन बंद कर रहा है इनको? पिस्टन की दीवार ही। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरे हिसाब से, आपको मैंने समझा दिया। आगे हम एक बार हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आज कल करूंगा मैं एक क्लास, आज तो हम पिस्टन को करते हैं ना। आगे देखो, क्योंकि ये क्लास समझाने में ज्यादा चला गया इसमें टाइम, और मैं और चीजें भी आपको क्लियर करने लग गया। देखें, कोई नहीं, देखो भाई, अब ये हो गया, यहां तक हमारे पॉइंट हो गए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ तो आप यहाँ से इस इमेज से भी समझ सकते हैं। देखो भाई, ये है आपका पिस्टन महोदय, तो पिस्टन है, पिस्टन का ये जो होल सामने देख पा रहे हैं ये पिस्टन बॉस है, ये कनेक्टिंग रॉड की सहायता से यहाँ क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ये नीचे वाला भाग ये क्रैंक केस हाउसिंग है, और क्रैंक केस हाउसिंग से इतना हिस्सा ये सिलेंडर ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर ये सिलेंडर लगा हुआ है जिसके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे गति कर रहा है। और यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा है वो सिलेंडर हेड है जिसमें एक वाल्व एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ये पेट्रोल इंजन है। क्लियर है। अब पिस्टन हम पढ़ रहे थे ये रहा, तो पिस्टन का कार्य क्या हुआ, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के दौरान गैसों को लीक होने से रोकना भी है, अपनी गर्मी को पावर स्ट्रोक के दौरान जो गर्मी पैदा हो रही है उसको ये रिंग के माध्यम से सिलेंडर लाइनर की दीवार तक भेजना भी है, तो स्ट्रोक इंजन में पोर्टों को खोलना और बंद करना भी है, और यहाँ पर जो पावर स्ट्रोक के दौरान जो पावर प्राप्त हो रही है उसको कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे तक ट्रांसफर करना भी है। तो ये सभी पिस्टन के कार्य हुए। तो आपको एग्जाम में पूछेगा निम्न में से पिस्टन का कार्य नहीं है या पिस्टन का कार्य है, 4 ऑप्शन दे देगा या 5 दे देगा, तो आपको फंसा देगा जो भी आपको नहीं आएगा। तो आपको इसलिए कह रहा हूं पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आगे देखते हैं, बाकी मैं वही पढ़ा रहा हूं जो तुम्हारे लिए जरूरत है, फालतू का कचरा मैं खुद नहीं पढ़ा रहा है ना। तो पिस्टन को आज खत्म करते हैं, रिंग और आगे का कार्य हम आगे करेंगे। तो आज पिस्टन तो खत्म होएगा इस क्लास में ना, बाकी पढ़ा अपन और भी बहुत कुछ दिए, तो देखें बाकी जल्दी करते हैं, ज्यादातर मैं बता चुका हूं। देखें पिस्टन संरचना, पिस्टन अधिकांश जो है दिख रहा है ना भाई आपको, अगर जूम करने की समस्या हो तो बता देना, बाकी थोड़ा जूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है, कोई नहीं। लो देखें भाई, थोड़ा कम ही कर लेते हैं ताकि चित्र भी दिख जाए उधर। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, देखें पिस्टन संरचना। तो पिस्टन अधिकांश जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, ढलाई करके बनाए जाते हैं, यानी ज्यादातर जो पिस्टन है वो या तो ढलाई करके बनाए जाएंगे या फोर्जित करके बनाएंगे। अब फोर्जिंग एक प्रोसेस है, धातु को गर्म करके कूटना पीटना, यानी एक प्रेस के द्वारा काट छांट करना, उसे कहते हैं फोर्जिंग की क्रिया, है ना। तो या तो ढाल करके कंप्लीटली जो मेटल है जैसे कास्ट आयरन है उसको पूरा गला लिया और उसको सांचे में डाल दिया, या तो ढाल के बनाया जाएगा, या फिर उसको कास्टिंग करके एक तरह से फोर्जिंग करके बनाया जाएगा, है ना। तो फोर्जिंग का मतलब है मेटल को गर्म कर लिया लेकिन पूरा पिघलाया नहीं, लेकिन गर्म करके उसमें काट छांट करके बनाया जाता है, उसे बोलते हैं फोर्जिंग की प्रोसेस, जो कि प्रेस के द्वारा की जाती है। तो या तो ढलाई करके बनाए जाएंगे या फोर्जित करके पिस्टन बनाए जाते हैं। देख के आना एक बार भाई, है ना। आगे देखें, लाइट जला लेना। कास्ट आयरन पिस्टन ढलाई करके तथा एल्यूमिनियम अलॉय पिस्टन जो है फोर्जित करके बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन आई कि जो कास्ट आयरन पिस्टन है वो ढलाई करके बनाए जाते हैं, जबकि जो एल्यूमिनियम अलॉय के पिस्टन है वो फोर्जित करके बनाए जाते हैं। तो क्लियर है मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं आगे क्या क्या कह रहा है, पिस्टन आज क्लियर करेंगे आज की क्लास में, बाकी कल क्लास करेंगे। दिन में तो सुबह हम प्रैक्टिकल क्लास रिकॉर्ड करेंगे, तो शाम को क्लास करेंगे, 3-4 क्लास देखते हैं। आगे देखो, फोर्जित पिस्टन हल्के व दृढ़ होते हैं। जो फोर्जित पिस्टन है वो किसके बने होते हैं, अभी तो आपको पता है एल्यूमिनियम अलॉय के। जब एल्यूमिनियम अलॉय के पिस्टन होंगे, इसमें अगर मैं मेरे हाथ पे लेके देखूं, सेम पिस्टन है, अगर इसमें मैं बात करूं 1 kg वेट है, तो इस वाले पिस्टन में कम से कम इसका 4 टाइम वेट है, इसमें 4 kg है, जबकि इसमें 1 kg है, जबकि दोनों देखने में लगभग बराबर से लग रहे हैं, इसमें 1 kg इसमें 4 kg, है ना। तो देखें, तो जो फोर्जित पिस्टन है वो एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं, इसलिए हल्के होते हैं, वे दृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। पिस्टन सिलेंडर के भीतर गतिमान रहकर शक्ति का सृजन करते हैं। इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम पिस्टन को ही झटका लगता है, इस बात को समझें। इंजन में जब पावर स्ट्रोक घटित होगा तो सबसे पहले झटका किसको लगेगा, धक्का, जोरदार धमाका झटका लगता है, जर्क। यदि आप खड़े हो, आप में कोई धक्का दे दो, हाथ पैर टूट जाते हैं ना। अब पिस्टन में धक्का लगता है पावर स्ट्रोक के टाइम, झटका भयंकर, तो उस झटके को भी इसको पिस्टन को सहन करना पड़ता है। अतः पिस्टन का जो संरचना है वो कैसा होनी चाहिए, झटका रोधी होनी चाहिए। यदि इस पर झटका पड़े, और पड़ेगा ही, यदि क्या पड़ेगा ही इंजन के अंदर, तो पड़े तो ये उसको सहन कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ऐसा नहीं उस झटके के कारण इसमें क्रैक आ जाए, दरार आ जाए, टूट फूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। झटका रोधी होना चाहिए, झटके को सहन करने की क्षमता इसके अंदर होनी चाहिए, है ना। ऐसी धातु का बनाया जाएगा, या तो कास्ट आयरन का बनेगा, या फिर एल्यूमिनियम अलॉय का बनेगा, या फिर सेमी स्टील का बनेगा, तीनों बता दिए। तो सबसे ज्यादा हॉर्स पावर के इंजन में आएगा, सबसे तगड़ा झटका तो वो हैवी ड्यूटी इंजन में आएगा, तो उस जगह किस धातु के प्रयोग किए जाते हैं, सेमी स्टील के। तो आगे देखें, तो कोई नहीं, बाकी झटका रोधी तो सब में होना चाहिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। आगे देखो, पिस्टन के ऊपर 3 खांचे कटे होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, जिनमें पिस्टन में सिलेंडर के 3 खांचे कटे होते हैं। अच्छा, गैप को पूरा करने के लिए देखो, ये क्या कह रहा है, पिस्टन के ऊपर 3 खांचे कटे होते हैं, जिनमें पिस्टन, पहली बात कर रहा है वो पिस्टन, और दूसरी बात कर रहा है सिलेंडर। तो देखो, अब आपको पता है ये सिलेंडर है जिसका व्यास 118 यानी 118 mm है। तो इसके अंदर हम जब पिस्टन प्रयोग करेंगे तो मान के चलो आपने 116 mm का पिस्टन प्रयोग किया, ये 116 का है, तो 1 mm गैप आपने इधर छोड़ा, 1 mm, और 1 mm गैप आपने इधर छोड़ा, ताकि ये पिस्टन इसके अंदर गति कर सके। यदि आप कहोगे कि साहब नहीं, इसका 118 इसका व्यास है तो 118 का ही पिस्टन चलाओ, तो क्या चलना संभव है कि सेम व्यास का? जब इसका 118 व्यास है और पिस्टन का भी व्यास 118 हो, तो क्या पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर घुसेगा ही नहीं, पहली बात तो सेम व्यास का तो चलना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको इस पिस्टन का व्यास इस सिलेंडर से कुछ कम रखना होगा, तभी तो इसके अंदर घुसेगा और तभी चल पाएगा। जब दोनों का साइज बराबर होगा तो क्या पिस्टन सिलेंडर के अंदर जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा? तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि पिस्टन का व्यास है वो सिलेंडर के व्यास से होता है बराबर, अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताओ? कम, तभी तो इसके अंदर चल पाएगा, तो कम रहेगा। तो अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, वो कह रहा है कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच के गैप को पूरा करने के लिए रिंग लगाई जाती है। यानी अब ये गैप आ गया बीच में, हमने 1 mm का गैप छोड़ दिया, तो इस गैप को कौन कवर करेगा? रिंग। पहली रिंग इधर 1 mm उधर कवर कर लेगी, ऐसे दूसरी कर लेगी, ऐसे तीसरी कर लेगी। तो पिस्टन और सिलेंडर लाइनर की दीवार के बीच का जो गैप है उसको कवर कौन करेगा? रिंग कवर करेगी, पिस्टन की रिंग, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रिंग लगाई जाती है। ऊपर वाले दोनों खांचों में कंप्रेशन रिंग व नीचे वाले खांचे में ऑयल रिंग लगाई जाती है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑयल रिंग कैसी होती है बाकी कल की क्लास में प्रैक्टिकल भी साथ में करा दूंगा, थोड़ा तो आपको बता ही दिया मैंने आज। आगे देखें, पिस्टन की स्कर्ट में बीचों बीच एक आर पार छेद होता है, बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? पिस्टन बॉस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये पिस्टन रहा आपके पास, इसमें ये आर पार मैं इधर मार्कर निकाल रहा हूं, आप ध्यान दें। तो ये देखो, इधर से हमने मार्कर इस वाले होल से इधर डाला और ये गया, तो ये होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं आर पार। इस होल को दोनों साइड आपको दिखेगा ये पिस्टन बॉस। तो इस पिस्टन बॉस में ये जो गजन पिन है, ये गजन पिन लगती है, ये ऐसे गजन पिन लगेगी,
है ना, हर पार ये मैंने लगा दी, ये फिट हो गई। अब इस गगन पिन के इस वाले सिरे पर देखो, ये गगन पिन आपको दिख रही है, इस पर कनेक्टिंग रॉड लगती है। यदि हम फिटिंग इसकी करके भी मैं आपको जल्दी बताऊं तो यहाँ बीच में आ जाएगी कनेक्टिंग रॉड, है ना, ये लग गई इस होल के सिद्ध में, और इधर से आप ठोक दीजिए गगन पिन, तो ये गगन पिन इसमें होती हुई ये जाती हुई देखो ऐसे फिट हो जाएगी इसके अंदर, ये हो गई, ये गगन पिन आपको फिट होती हुई दिख रही होगी, ऐसे लगा रहता है इसका स्मॉल एंड। अब मैं गगन पिन को निकाल देता हूँ, ये मैंने निकाल दी गगन पिन, और ये गगन पिन निकाल दी, ये हो गया भाई खाली। तो ये जो होल आप देख पा रहे हैं इस पिस्टन के अंदर, इसको बोलते हैं पिस्टन बॉस। आगे देखते हैं, इसको रखते हैं नीचे फटाफट, देखो भाई आगे क्या कह रहे हैं, पिस्टन बॉस कहते हैं, इसमें गगन पिन को फंसाकर योजक छड़ के छोटे सिरों को फिट किया जाता है। तो ये भाई साहब योजक छड़ हो गई, कनेक्टिंग रॉड ये इसका छोटा सिरा हो गया, ये गगन पिन हो गई, ये ऐसे लगेगी इसमें, ये ऐसे बाहर निकलेगी। इधर वाला जो दोनों सिरे हैं इस गगन पिन के, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, ये इस पिस्टन के बॉस में दोनों साइड, एक तो इधर दिख रहा होगा, एक इधर होगा, तो अंदर से ऐसे दिखेगा, तो ऐसे फिट होगी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बाकी फिट करके बता देंगे आगे। आगे देखो, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कुछ कम रखा जाता है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होगा तभी तो उसके अंदर घुस पाएगा, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। आगे देखो, क्योंकि पिस्टन की धातु वैसे भी कम रखा जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा लॉजिक क्या है, एक तो उसके अंदर वो आएगा ही नहीं, दूसरा लॉजिक ये फिर भी अंदर चल जाए फिर भी हम कम रखते हैं। कितना कम क्यों रखते हैं, क्योंकि पिस्टन की धातु गर्मी पाकर फैलती है, जिससे पिस्टन जो है सिलेंडर के भीतर जाम हो सकता है, इसलिए पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच में कुछ गैप रखना होगा हमको। तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं ये चीजें। आगे देखो, पिस्टन व सिलेंडर के बीच की दूरी पिस्टन साइड क्लियरेंस कहलाती है। तो पिस्टन साइड क्लियरेंस क्या कहलाएगी, पिस्टन की ये दीवार और ये दीवार और इधर वाले सिलेंडर की दीवार और इधर वाले सिलेंडर की दीवार, तो पिस्टन की दीवार और सिलेंडर की दीवार के बीच में जो गैप है वो कहलाएगा पिस्टन साइड क्लियरेंस। जो कि यदि हम बात करें कास्ट आयरन या सेमी स्टील से बना हुआ पिस्टन है हमारे पास, तो उसके लिए वो रखा जाता है 0.001 इंच। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कास्ट आयरन और सेमी स्टील के पिस्टन के लिए जो साइड क्लियरेंस है, साइड गैप है, वो कितना रखा जाएगा, 0.001 इंच रखा जाएगा। जबकि जो एल्यूमिनियम अलॉय का जो पिस्टन है उसके लिए ज्यादा रखा जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का गलनांक कम होता है, तो वो ताप पाकर ज्यादा विस्तार होती है कास्ट आयरन या सेमी स्टील की तुलना में, तो उसके लिए 0.002 से 0.004 रखा जाएगा। यानी एल्यूमिनियम के, सॉरी, कास्ट आयरन और सेमी स्टील के लिए तो 0.001 है ना, 1 इंच, और इसके लिए एल्यूमिनियम के लिए 0.002 से 0.004 रखा जाएगा। तो ये फिगर एग्जाम में पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखी हुई है यहाँ पे। अगर काम की नहीं होती तो मैं खुद ही नहीं लिखता। अब यहाँ पे देखो, ये पिस्टन के भाग लिखा रखा है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये पिस्टन का हेड लिखा हुआ है, ये पूरा जो ऊपर देख पा रहे हैं हेड है, ये कंप्रेशन रिंग के ग्रुप दिख रहे हैं। ये तो टॉप लैंड हो गया, जो जहां पर मैं ये मार्कर बना रहा हूँ, ये पहला ग्रुप है ये, और ये दूसरा ग्रुप है जहां पर ये जा रहे हैं। तो ये कंप्रेशन रिंग लिखा हुआ है, कंप्रेशन रिंग। थर्ड ग्रुप ये रहा, इतना साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, ये ऑयल रिंग है। ये वाला जो होल है ये पिस्टन बॉस है, और ये नीचे वाला जो एरिया, ये जो बच गया पिस्टन बॉस के जितना भी नीचे ये एरिया, ये इतना वाला, ये पिस्टन स्कर्ट है, ये लिखा हुआ है बस, जो कि आपको साफ विजुअल मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होगा, तो मैंने बता दिया है ना। तो आगे देखें, कोई नहीं, ये पहले भी हम बता चुके थे। आगे देखें, पिस्टन को निम्नलिखित 5 भागों में डिजाइन किया जाता है। पहला है पिस्टन का हेड या शीर्ष या चोटी, यानी ये पिस्टन का हेड है, ऊपर का सिरा, इसको हम बोलते हैं पिस्टन हेड। तो इसका पूरा फ्लैट है, सपाट है, समतल है, तो इसको बोलेंगे फ्लैट हेड पिस्टन। ये कैसा है, फ्लैट हेड पिस्टन। और जो मेरे पास दूसरा एल्यूमिनियम का पिस्टन था, अभी तीसरा भी रखा है यहाँ पे, वो कल की वीडियो में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपका कॉनकेव हेड पिस्टन, यानी अवतल हेड। इसका हेड पर एक खांचा कटा हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कॉनकेव हेड पिस्टन। तो इसका ऊपरी भाग ये हेड कहलाता है, जैसे हमारा हेड सबसे ऊपर है, वैसे ही पिस्टन का हेड, ये ऊपर की सतह, ठीक है। तो पहला भाग कहलाएगा हेड या शीर्ष या चोटी। दूसरा, इस पर रिंग के खांचे कटे होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिंग ग्रुप। तो ये मैंने आपको बताई दिए, ऊपर वाले 3 रिंग ग्रुप, चौथा ऑयल रिंग का, ये 5वां भी ऑयल रिंग का इस पिस्टन में। उसके बाद पिस्टन बॉस आपको बता ही दिया, ये जो होल है ये जिसमें कि गगन पिन फिट होगी और कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा लगेगा। आगे देखो, पिस्टन स्कर्ट मैंने बता दिया। पिस्टन बॉस के नीचे जितना एरिया बच गया, इस होल के नीचे चारों तरफ जितना एरिया है, इस होल की हाइट से नीचे की जो हाइट है वो, तो वो सब कहलाएगा पिस्टन का स्कर्ट, है ना। और पिस्टन लैंड आपको बता दिया, 2 रिंग ग्रुप के जो खांचे हैं, 2 खांचों के बीच में जो ये सतह दिख रही है एल्यूमिनियम की, ये कहलाती है पिस्टन का लैंड। तो ये ऊपर का टॉप लैंड या फर्स्ट लैंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, क्लियर है। तो ये पिस्टन के भाग मैंने बता दिए थे ऑलरेडी आपको। आगे देखते हैं हम क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, बस पिस्टन को खत्म करते हैं फटाफट, ज्यादा मेरे हिसाब से पिस्टन में कुछ बचना नहीं चाहिए। देखें, बाकी है तो देख लेते हैं, कोई नहीं। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, तो ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है, और ये कनेक्टिंग रॉड की सहायता से क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट है। नीचे वाला हिस्सा क्रैंक केस हाउसिंग, यहाँ से यहाँ तक का ये सिलेंडर ब्लॉक, और ऊपर वाला ये सिलेंडर हेड, बस। आगे देखो, बाकी तो वाटर जैकेट वगैरह ये सब हम आगे देखेंगे कूलिंग सिस्टम में, अब ये चीजों को छोड़ो। पिस्टन हेड के बारे में देख लीजिए। पिस्टन के सबसे, किसी का कमेंट तो नहीं है ना भाई, अभी नहीं है वैसे तो, एक बार ये कुछ आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, आगे बात करेंगे हम। देखो अरविंद, टाइम कितना हो गया भाई, जल्दी क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि 2 घंटे से ऊपर होगी तो इतना एफ पे आएगी नहीं ना, फिर आएगी नहीं ना एफ पे, 2 घंटे से ज्यादा वाली है ना, तो जल्दी देखते हैं भैया ना। पिस्टन के सबसे ऊपरी भाग को पिस्टन हेड कहते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था। आगे क्या कह रहा है, ईंधन के दहन के कारण पिस्टन हेड पर उच्च ताप व, ये आपके दबा हुआ होगा आपके प्रिंट आउट में भी, तो इसको सही कर लेना, उच्च ताप व उच्च दाब बना रहता है, ये लिखा हुआ है, बना रहता है। यानी आपको भी पता है, जो भी ईंधन जलेगा या पिस्टन के हेड पर जलेगा, तो हेड पर जब जलेगा तो इसके हेड पर उच्च ताप और उच्च दाब उत्पन्न होता है, ये चीज लिखी हुई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो फटाफट से, इस पिस्टन हेड का एक अन्य नाम और हमारे सामने आ गया, जो कि अभी आपको विजुअल हो रहा है। देखो, इस पिस्टन हेड को पिस्टन क्राउन भी बोल दिया जाता है। ये फ्लैट हेड पिस्टन है, पूरा समतल। ये लिख रहा है, देखो ऊपर वाली रिंग को कह रहा है ये टॉप कंप्रेशन रिंग, ये सेकंड खांचे में आएगी सेकंड कंप्रेशन रिंग, इस थर्ड खांचे में आएगी ऑयल रिंग, और इस पिस्टन पिन का एक अलग नाम दिया इसने, रिस्ट पिन। और जो पिस्टन पिन या गजन पिन या रिस्ट पिन, ये है वो, ये दिख रही है, ये रही,
ये पिस्टन बॉस में फिट होती है, ऐसी होगी कुछ, है ना। तो इसको यहां फिट कर देंगे और कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा इस पर टिकता है ना। और बाहर एक हमारे कान जैसा एक लॉक दिख रहा होगा, जो मैं कल की वीडियो में भी आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, अभी जनरली थोड़ा सा बता देता हूं। ये है सर्कलिप लॉक। तो इस गजन पिन के दोनों तरफ हमारे कान जैसा ये दिख रहा होगा, है ना, ऐसा। तो ये एक इधर लगता है, एक इधर लगता है, और इसको पिस्टन बॉस के अंदर लॉक करके रखता है गजन पिन को। वो कल हम इसकी फिटिंग देखेंगे, तो प्रैक्टिकल देखेंगे ना। अभी इसको खत्म करते हैं जल्दी से। देखो ये पिस्टन बॉस ये हो गया। तो पिस्टन बॉस के नीचे जितना पोर्शन बच गया ये सब कहलाएगा पिस्टन का स्कर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कनेक्टिंग रोड की शाफ्ट भी बोल देते हैं, बाकी कनेक्टिंग रोड ही है, बात वही है। ये कनेक्टिंग रोड का बड़ा वाला सिरा है। तो इसके अंदर दो बियरिंग लगते हैं ऐसे गोल, जिनको हम बोलते हैं ब्रास बियरिंग या सेल बियरिंग, जो कि मेरे पास हैं, कल की क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे। आगे देखें, इधर हम बात करें तो इधर कनेक्टिंग रोड का ये कैप है, ये दो टुकड़ों में बनी होती है, एक ऊपर का कैप, एक नीचे का। तो कनेक्टिंग रोड का बड़ा वाला सिरा दो टुकड़ों में विभाजित होता है, तो नीचे वाला है ना। और ये कनेक्टिंग रोड के दो बोल्ट होते हैं, वो भी हैं, हम कल देखेंगे कल की क्लास में। अभी खत्म करते हैं पहले पिस्टन को। देखो बहुत से इंजनों में पिस्टन हेड पर ही कंबस्शन चैम्बर कटा होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत से इंजनों में पिस्टन हेड पर ही कंबस्शन चैम्बर यानी दहन कक्ष से पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जहां इंजन के अंदर वह स्थान जहां पर ईंधन को जलाया जाता है क्या कहलाता है, दहन कक्ष। तो जो डीआई इंजन होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाला इंजन, उसमें पिस्टन के हेड पर ही कंबस्शन चैम्बर कटा होता है। तो ये जो गड्ढा आप देख पा रहे हैं इस पिस्टन के हेड पर, यहीं पर ईंधन जलता है। तो ये डीआई इंजन के अंदर ये कंबस्शन चैम्बर होता है, जो कि पिस्टन के हेड पर ही कटा होता है। तो वही लाइन लिखी गई है, बहुत से इंजनों में पिस्टन के हेड पर ही कंबस्शन चैम्बर कटा होता है, जो मैंने आपको दिखा दिया। आगे देखते हैं हम क्या क्या कह रहा है। देखो भाई, वो कह रहा है कि आमतौर पर फ्लैट हेड पिस्टन अधिक प्रयोग किए जाते हैं। फ्लैट हेड कौन सा है, सपाट समतल, ये है फ्लैट हेड। तो आमतौर पर फ्लैट हेड पिस्टन प्रयोग किया जाता है जो डीआई इंजन नहीं होते उनमें, क्योंकि इसकी संरचना साधारण होती है, साधारण तो है, और इसमें यदि आप गड्ढा काटेंगे तो इसकी आंतरिक संरचना भी आपको हार्ड ही बनानी पड़ेगी, तो बहुत जटिल होती है इसकी संरचना, इसकी सरल होती है फ्लैट हेड की। आगे देखो, पिस्टन हेड के आधार पर पिस्टन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब इसमें। पहला है फ्लैट हेड या सपाट शीर्ष पिस्टन, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया, ये वाला है, ये फ्लैट हेड पिस्टन है, दिख गया भाई। तो इसमें देखो क्या है, इसका जो हेड है वो समतल होगा और कुछ नहीं, बना बटैसी होगी। यहाँ पर मैं इस हेड की बात करूं तो ये समतल है बस, और ये सॉलिड भी होगा, अंदर से भी सॉलिड होगा, है ना, कुछ नहीं है, समतल होगा बस। ये रिंग ग्रुप 1, ये 2 और ये 3 ऐसे रिंग ग्रुप कटे होते हैं। 3 कंप्रेशन रिंग, एक ऑयल रिंग है, तो 4 हो गए। आगे देखें तो ये हो गया। अब देखो फ्लैट हेड के बारे में कोई खास बात है तो हम जान लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लास हम एंड करते हैं जल्दी से। देखो फ्लैट हेड प्रकार के पिस्टन का शीर्ष क्या है, सरल व समतल होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। आगे देखो, इस पिस्टन के हेड को आसानी से डीकार्बोनाइज किया जा सकता है। डीकार्बोनाइज का मतलब है जब इसके ऊपर जो है ईंधन जलेगा तो इस पर इसके हेड पर कार्बन जमा हो जाएगा। अब उस कार्बन को खुरच करके, जब पिस्टन को हम हेड ब्लॉक को खोलते हैं तो पिस्टन को खुरच करके उस कार्बन को हम अलग करते हैं, उसको बोलते हैं डीकार्बोनाइजिंग, यानी इस पिस्टन के हेड पे से कार्बन को खुरच करके अलग हटाना, सफाई करना, डीकार्बोनाइजिंग कहलाता है। तो वो यही कह रहा है कि इसको डीकार्बोनाइज करना आसान होता है। कमेंट भी मैं देखूंगा, मुझे लग रहा है एक दो के कमेंट अभी तो नहीं आ रहे, पुराने कमेंट है। तो अभी पहले यहाँ पे देखें, कॉनकेव, दूसरा है कॉनकेव हेड या अवतल शीर्ष पिस्टन, जो कि ये वाला पिस्टन है जो मेरे सामने रखा है ना, ये वाला, इसमें धसा हुआ है, खांचा कटा हुआ है कंबस्शन चैम्बर इसके ऊपर ही, तो यही ईंधन को जलाया जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये धसा हुआ है ऐसे, तो ये ऐसे बना हुआ, तो इसकी संरचना फ्लैट हेड की तुलना में थोड़ी जटिल होती है ना। तो अवतल शीर्ष इसको हम बोलते हैं, तो यही मैं बता रहा था आपको। आगे देखें, बस ज्यादा कुछ नहीं है, अब खत्म है पिस्टन। इस प्रकार के पिस्टन के शीर्ष में एक अवतल खांचा बना हुआ होता है। कॉनकेव हेड पिस्टन का उपयोग उच्च कंप्रेशन अनुपात वाले डीजल इंजनों में क्लियरेंस घटाने के लिए किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लाइन है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यानी जो कॉनकेव हेड पिस्टन है, मैंने बताया ना, इस हेड में कंप्रेशन जो कंबस्शन चैम्बर है वो यहीं कटा हुआ है, तो यहां हम इस पिस्टन को बिल्कुल सिलेंडर हेड के चिपट में रख सकते हैं, बहुत कम गैप रख सकते हैं। तो हम गैप कम रखेंगे उतना ही कंप्रेशन अच्छा होगा, हवा में टेम्परेचर अच्छा पैदा होगा और ईंधन को जलाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने वो कंबस्शन चैम्बर दहन का इस पिस्टन के हेड में काट दिया, तो सिलेंडर हेड में है ही नहीं। जो कल हमने कल की क्लास में प्री कंबस्शन चैम्बर वगैरह पढ़े थे, वो इस वाले पिस्टन के साथ प्रयोग नहीं होंगे, इस फ्लैट वाले के साथ प्रयोग होते हैं। तो इसके अंदर ईंधन को जलाना आसान हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कॉनकेव हेड, यानी ये वाला जो पिस्टन जिसकी हेड पर गड्ढा कटा हुआ होता है, इसका उपयोग उच्च कंप्रेशन अनुपात वाले डीजल इंजनों में किया जाता है, और इसको प्रयोग करने से क्लियरेंस घटाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हम इंजन को जो है स्टार्ट कर सके। तो ये डीआई इंजन का पिस्टन है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन। यहाँ इस स्पेस में यही दहन कक्ष है इस इंजन का, ये बिल्कुल हेड के चिपक के चलता है ऊपर पिस्टन, तो यहाँ पर ही इंजेक्टर स्प्रे करता है। तो जो डीआई इंजन है उनमें हमको हीटर प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है, हवा को गर्म नहीं करना पड़ता डीआई इंजनों में। वो प्री कंबस्शन चैम्बर जिनमें बने होते थे, जिनमें की फ्लैट हेड पिस्टन ऐसा लगा हुआ था, उनमें जरूरत पड़ती थी। आपने देखा होगा गांव में जो सर्दी के मौसम में इंजन स्टार्ट नहीं होता है हमारे ट्यूबवेल का, तो हम एक कपड़ा बांधते हैं, उसको डीजल से भिगोते हैं, उसमें आग लगाते हैं, लुक्का लगाते हैं और फिर उसको स्टार्ट करके घुमाते हैं, तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें जरूरत पड़ती है, इस वाले इस डीआई इंजन में नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ तो गैप ही बहुत कम होता है, बिल्कुल हेड के चिपक के हवा को कंप्रेस करता है, तो ये तो आधे हैंडल में स्टार्ट हो जाते हैं तुरंत, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है कि कॉनकेव हेड पिस्टन का उपयोग उच्च कंप्रेशन अनुपात वाले डीजल इंजनों में क्लियरेंस को घटाने के लिए किया जाता है। जितना क्लियरेंस कम होगा पिस्टन का हेड और सिलेंडर हेड के बीच में, उतना इंजन जल्दी स्टार्ट होगा, क्योंकि हवा उतना ही अधिक उच्च मात्रा में कंप्रेस होगी, उतना ही अधिक उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान ज्यादा होगा, यदि आप उस पर डीजल का स्प्रे करें तो शीघ्रता से इंजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले जो प्रकार है ये इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, डोम हेड या गुम्मद शीर्ष पिस्टन। तो देखो इसका जो हेड है वो गुम्मद आकार का, ये रहा डिफ्लेक्टिव टाइप का, ये गुम्मद आकार का है। तो ये वही पिस्टन है। तो ये ऐसा पिस्टन दिखा के आपसे पूछ लेगा कि ये पिस्टन का प्रकार कौन सा है बताइए, तो आप तभी बता पाएंगे जब पढ़ा हुआ होगा। तो देखें, बाकी तो सब चीज आपने देखी रखी है, गुम्मद शीर्ष है, बाकी ये रिंग ग्रूव है, ये टॉप लैंड है, ये सब आपको पता है। ये टॉप लैंड हो गया, ऊपर का जो है ये पहला रिंग ग्रूव हो गया, दूसरा अब आप कहोगे गुरुजी इसमें तो 2 ही रिंग है, तो ये पेट्रोल इंजन का पिस्टन है, पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है ऐसा, तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ती ऑयल रिंग की। कई में तो जो है ऑयल संपी सूखा चलता है, जैसा कि 2 स्ट्रोक इंजन में, तो वहां जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो 2 स्ट्रोक का पिस्टन है।
तो इसलिए ऑयल रिंग नहीं है, दोनों कंप्रेशन रिंग है केवल। आगे देखो इसमें 3 रिंग दे रखी है तो कोई बात नहीं। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, चित्र आपके पास है। इस पिस्टन का हेड गुम्बद के आकार में उभरा हुआ होता है जो कि डिफ्लेक्टर का कार्य करता है, जो वायु ईंधन को समान मिश्रण बनाने में सहयोग करता है। एक तरह से जब कंप्रेस भी करते हैं तो भी हवा और पेट्रोल को जो है मिक्स कर देता है एक तरीके से। डैम नहीं है, डोम है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ नीचे सही लिख रहा है तो समझ जाना, डैम नहीं है, डोम। डोम हेड पिस्टन को डिफ्लेक्टर हेड पिस्टन भी कहते हैं। तो एक बात है, डोम हेड लिख दे आपको एग्जाम में या डिफ्लेक्टर हेड लिख दे, दोनों एक ही है। आगे समझ में, उनकी गुम्बद आकार का होगा। आगे कह रहा है डोम हेड पिस्टन या डिफ्लेक्टिव हेड पिस्टन का प्रयोग मुख्यतः 2 स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है डोम हेड का, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डोम हेड या डिफ्लेक्टिव टाइप पिस्टनों का उपयोग कहां किया जाता है? 2 स्ट्रोक इंजनों में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैंने बोल दी स्पेशली पहली बात तो ये मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। दूसरा जिसके बारे में ये कह दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मीन वो छपेगा पेपर में, ये बात ध्यान रख लेना। आगे देखो, फ्लैट हेड पिस्टन की अपेक्षा डोम हेड पिस्टन की संरचना जटिल होती है। भाई इसकी भी होगी और कॉन्केव की भी जटिल होगी। फ्लैट हेड तो सीधा ही ढल जाएगा, उसकी सरल होती है। आगे देखो क्या कह रहा है, इर्रेगुलर या अनियमित हेड पिस्टन, चौथा प्रकार का है इर्रेगुलर या अनियमित हेड पिस्टन। तो इसके बारे में देख लेते हैं, चित्र उधर लगा हुआ है। इस प्रकार के पिस्टनों के हेड पर एक गुहिका यानी एक खांचा बना हुआ होता है। खांचे के अंदर एक शंकु आकार का उभार बना हुआ होता है जो वायु के घूर्णन में सहायक होता है, जिससे ईंधन समान रूप से शीघ्र जल जाता है। यानी एक इधर वाले चित्र में देखो आप, मतलब डबल गड्ढा टाइप का होगा। देखो यहाँ पे लगा रखा होगा मैंने शायद, चित्र देखते हैं लगा रखा है कि नहीं, तो फिर मैं बना के बताता हूँ। देखो ये लग रहा, तो इसमें क्या कर रखा है, उसमें 2 गड्ढे, एक गड्ढा था इसमें तो कॉनकेव में, तो ये अलग है। इसमें इर्रेगुलर है, एनियमित में ऐसे गड्ढा और बीच में उभार, फिर ऐसे गड्ढा, फिर ऐसे होगा। तो ये जो उभार है ये जो है ईंधन को शीघ्रता से जलाने का कार्य करता है, मतलब हवा में एक घुमाव उत्पन्न करता है एक तरीके से, है ना। तो वो कैसे घुमाव उत्पन्न करता है ये आपका मुद्दा नहीं है, आपको टेक्निकल क्वालिफाई करना है। यदि आप इसका डिजाइन बनाने बैठ जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको जितना जरूरत है आप उतना पढ़ें। तो मतलब एक तरह से यही है कि यहाँ पर डबल गड्ढा टाइप कटा होगा, इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर है, एनियमित टाइप का पिस्टन। तो इसका नाम पता होना चाहिए। और ये काम क्या करता है कि हवा में जो एक तरह से टर्बुलेंस पैदा करता है, जिससे ईंधन जो है शीघ्रता से जल जाता है। बस इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा हमें नहीं जानना है इसके बारे में, है ना। वैसे तो कचरा आप बहुत पढ़ लेना फिर भले। आगे देखो क्या कह रहे हो, आगे कह रहा है इर्रेगुलर हेड पिस्टन का उपयोग उच्च कंप्रेशन डीजल इंजन में किया जाता है, यानी उच्च कंप्रेशन वाली जहां पर की जो हैवी गाड़ी होती है उनमें किया जाता है इसका, है ना। आगे देखो और क्या कह रहा है, रिंग ग्रूव आ गया। तो पिस्टन के भाग चल रहे हैं, फटाफट करते हैं इनको। रिंग ग्रूव देखो, रिंग ग्रूव मतलब रिंग का खांचा, साधारण पिस्टन पर पिस्टन बॉस के ऊपर, यानी पिस्टन बॉस के ऊपर। तो ये जो होल है ये पिस्टन बॉस है, इस पिस्टन बॉस के ऊपर जो है रिंग ग्रूव कटे होते हैं, 1 2 3 4। ऊपर वाले 3 जो है ये मैं दिखा देता हूं नजदीक से। ये पहला, ये दूसरा रिंग ग्रूव, ये तीसरा रिंग ग्रूव, ये चौथा रिंग ग्रूव, यानी पिस्टन बॉस के ऊपर रिंग ग्रूव कटे होते हैं। सामान्य पिस्टन है, इसमें देखो नीचे भी एक रिंग ग्रूव है, इसमें 2 ऑयल रिंग लगेंगी, एक तो इसमें और एक इसमें। तो सामान्य पिस्टन होंगे उसमें जो है वो नीचे ऑयल ग्रुप नहीं होगा, ऑयल रिंग ग्रुप नहीं होगा, केवल ऊपर ऊपर होगा। तो कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है हम एक बार पढ़ लेते हैं, रामलीला क्या लिखी हुई है। साधारण पिस्टन में पिस्टन बॉस के ऊपर तीन रिंग ग्रुप कटे होते हैं, यानी जो न्यूनतम मांग है हमारे इंजन को प्रचालन करने के लिए वो लिखी हुई है। इन खांचों में रिंग लगाई जाती है, तीन ग्रुप में। ऊपर वाले ग्रुप 2 खांचों में कंप्रेशन रिंग लगेंगी, है ना। ऊपर वाले 2 खांचों में कंप्रेशन रिंग, जबकि जो तीसरा है, नीचे वाला जो तीसरा खांचा है उसमें ऑयल रिंग लगेगी। तो एक न्यूनतम जो डिमांड है एक इंजन की, डीजल इंजन की, वो ये होती है कि पिस्टन बॉस के ऊपर 3 खांचे होने चाहिए, ऊपर वाले 2 खांचों में ऑयल रिंग लगे, कंप्रेशन रिंग लगेगी, और थर्ड खांचे में ऑयल रिंग फिट होगी, बस, है ना। आगे देखते हैं, ऑयल रिंग यानी ऑयल रिंग तथा ऑयल रिंग खांचे में दोनों में ही होल कटे होते हैं। तो ये तो पिस्टन पर कटा हुआ है ऑयल रिंग का खांचा, गौर से देखो इसमें होल है, मैं लेवल करता हूं तो शायद आपको दिख जाए। ये ऑयल रिंग का खांचा है, तो भाई साहब इसमें होल है, दिख रहे हैं, ये होल है। अब बात करता हूं, मैं आपको ऑयल रिंग भी दिखा देता हूं। तो ये ऑयल रिंग है, तो इसमें भी बीच में देखो होल कट रहे हैं, ये एक ही रिंग है, दो नहीं है। इधर से इसके एंड दिखा देता हूं मैं, ये एंड, तो ये एक ही रिंग है, क्लियर है। तो वो यही कह रहा है कि ऑयल रिंग और ऑयल रिंग का जो खांचा है, जो कि खांचा तो पिस्टन पे कटा होगा और ऑयल रिंग अलग पार्ट है, तो ऑयल रिंग का अलग, ऑयल रिंग वाले खांचे में, ऑयल रिंग खांचा का कटा होता है पिस्टन पर। तो ऑयल रिंग और ऑयल रिंग खांचे में होल कटे होते हैं, जिनमें होकर सिलेंडर की दीवार पर आया हुआ अतिरिक्त ऑयल वापस संप में गिरता है। ऑयल रिंग का कार्य होता है सिलेंडर की दीवार से ऑयल को खुरच करके जो है सिलेंडर लाइनर के अंदर जो है वो डालना। ये हम लुब्रिकेशन सिस्टम का अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, तो ऑयल रिंग का चर्चा हम वहां करेंगे। अभी आप सिर्फ मान लो कि ऑयल रिंग लगी होती है, क्योंकि ये फिर मैं यहां भी पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा। जो लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, है ना, कैसे लुब्रिकेशन सिस्टम हमारा होता है, कैसे ऑयल रिंग काम करती है, वो हम डिटेल में पढ़ाएंगे। आगे देखो रिंग का चैप्टर आएगा, अभी तो ये खाली पिस्टन का ही चल रहा है, ऐसे आगे रिंग का भी आएगा तो वहां बताएंगे। आगे देखो पिस्टन बॉस, पिस्टन के लगभग बीचों बीच आर पार एक छेद बना होता है, जिसमें गजन पिन जो है लगाकर कनेक्टिंग रोड को जोड़ा जाता है, और कनेक्टिंग रोड का भी छोटा सिरा जुड़ता है। पिस्टन के साथ कौन सा जुड़ता है, कनेक्टिंग रोड के 2 सिरे होते हैं, एक तो ये छोटा सिरा और एक है ये बड़ा सिरा, दिख रहा होगा आपको। तो छोटे सिरे में लगती है गजन पिन, में ये निकालता हूं, ये निकाल दी, तो छोटे में लग रही है, ये वाली जो पिन है ये गजन पिन कहलाती है। इसके 2 अन्य नाम हो रहे हैं, पिस्टन पिन या रिस्ट पिन भी इसको बोलते हैं। तो आगे देखो ये लिख रहा है पिस्टन के लगभग बीचों बीच आर पार होल कटा होता है, तो ये रहा पिस्टन, इसके बीचों बीच ये रहा होल, इसको बोलते हैं पिस्टन बॉस। तो जिसमें गजन पिन लगाकर कनेक्टिंग रोड का छोटा सिरा जोड़ा जाता है, इस होल को पिस्टन बॉस कहते हैं, क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं, बाकी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये पिस्टन में एक होल होगा यहाँ, तो यहाँ कनेक्टिंग रोड का ये छोटा सिरा आपको दिखा रखा है, इसको इसके सेंटर में करके गजन पिन ठोक देंगे, ऐसे आर पार एक पिन होगी, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, ये वाली पिन ऐसे ऐसे लगी हुई होगी। तो कनेक्टिंग रोड इसी पर आधार प्रदान कर रही है, प्राप्त कर रही है, और इसके दोनों तरफ ये बाहर निकले नहीं, इसके लिए सर्कुलर ब्लॉक दोनों साइड में लगा दिए जाते हैं। वो हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे देखें और क्या है, पिस्टन स्कर्ट, ये लास्ट है,
उसके बाद में शायद रिंग चालू हो जाएगी, तो कल हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। पिस्टन स्कर्ट यानी पिस्टन का नीचे वाला भाग, पिस्टन बॉस के इस होल के नीचे जितना भी भाग बच गया चारों तरफ, वो कहलाएगा पिस्टन का स्कर्ट, है ना, जो जिसका व्यास, पिस्टन के स्कर्ट का व्यास ऊपर वाले हिस्से की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, बाह्य व्यास। आगे देखें तो पिस्टन स्कर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। पिस्टन स्कर्ट पिस्टन बॉस के नीचे वाला भाग होता है, इसलिए पिस्टन सिलेंडर लाइनर के अंदर सीधा चलता है। यानी पिस्टन जो है सिलेंडर लाइनर के अंदर सीधा चले, ये कौन तय करता है? उस पिस्टन की स्कर्ट, क्योंकि पिस्टन का स्कर्ट का जो व्यास है वो सिलेंडर लाइनर के लगभग बराबर ही होता है, उससे हल्का सा कम होता है, तो उसके बिल्कुल दीवार के चिपक के चलता है, तो वही तो सीधा चलाएगी। पिस्टन की स्कर्ट ही पिस्टन को सिलेंडर के अंदर सीधा मूवमेंट कराती है, जिससे पिस्टन तिरछा नहीं चलता है। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। पिस्टन स्कर्ट का दूसरा मुख्य कार्य ऊष्मा का स्थानांतरण करना भी है। अब आपको पता है पिस्टन का ऊपर वाला भाग, मैंने अभी आपको बना के बताया था, पिस्टन इंपॉर्टेंट मोस्ट है, ये स्कर्ट जो है मोस्ट है, तो यहाँ पर बताया था ये लाइनर है, तो पिस्टन जो है ऊपर से अगर मान के चलो इतना गैप है, तो इसका जो स्कर्ट है वो लगभग लाइनर के टच होकर चलेगा, यहाँ बिल्कुल लगभग टच होकर चलेगा ये। तो जो नीचे वाला जो है ये चौड़ा उड़ा हुआ भाग, ये स्कर्ट कहलाएगा, जो मैंने ओवर बनाया है। तो ऊपर वाला भाग, तो क्या ये ऊपर वाला भाग इस सिलेंडर के टच में है? क्या नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला भाग देखो आप, यहाँ पर ये टच में है, लाइनर के टच होकर चलता है, तो ये जो नीचे वाला भाग है इसे स्कर्ट बोलते हैं। तो पिस्टन जब गर्म होगा तो पिस्टन की गर्मी को सिलेंडर लाइनर की दीवार तक ट्रांसफर करने का काम भी ये पिस्टन वाला स्कर्ट ही तो करता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो ध्यान दो, स्कर्ट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में 100%। पिस्टन स्कर्ट को दोबारा से देख लो गौर से। पिस्टन स्कर्ट पिस्टन बॉस के नीचे वाला भाग होता है, इससे पिस्टन सिलेंडर लाइनर के अंदर सीधा चलता है। पिस्टन स्कर्ट का दूसरा मुख्य कार्य ऊष्मा का स्थानांतरण करना भी है, यानी पिस्टन की ऊष्मा को किसको दे देगा? सिलेंडर लाइनर के दीवार के टच में है, तो सिलेंडर लाइनर की दीवार को दे देगा, और सिलेंडर लाइनर की दीवार के बाहर की तरफ तो पानी बह ही रहा है, आपको पता है, तो फिर लाइनर से किसमें चली जाएगी? वो पानी में। बस हो गया काम, पिस्टन की गर्मी बाहर चली गई पानी में, और पानी बाहर चला जाता है, आपको पता है, हवा में छोड़ देता है। वो हम कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से हुआ। आगे देखते हैं क्या बचा। कई पिस्टनों की स्कर्ट में स्लॉट कटा होता है, कई पिस्टनों की स्कर्ट में स्लॉट कटा होता है ताकि पिस्टन की स्कर्ट को फैलने के लिए जगह मिल सके। कई जो पिस्टन है उनकी जो स्कर्ट है उसमें स्लॉट कटा होता है। जब आपको पता है कि इस पिस्टन की स्कर्ट में तापमान सबसे ज्यादा आएगा, पिस्टन का तापमान, क्योंकि पिस्टन तो डायरेक्ट सिलेंडर लाइनर की दीवार के टच में है नहीं, मैंने अभी आपको बनाया था, ये लाइनर बनाया था, ये लाइनर है, तो ये ऊपर का भाग हुआ पिस्टन का, तो क्या पिस्टन डायरेक्ट टच में है? क्या नहीं है। इसका जो नीचे वाला भाग है जो कि पिस्टन स्कर्ट है वो लाइनर के टच में है, तो यहाँ पिस्टन के हेड पर जो भी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, कुछ तो रिंगों के माध्यम से सिलेंडर लाइनर की दीवार तक ट्रांसमिट होगा, और जो नहीं होगा वो नीचे आएगा, और इस पिस्टन की स्कर्ट डायरेक्ट लाइनर के टच में, तो ज्यादातर जो ऊष्मा का ट्रांसफर है वो पिस्टन की स्कर्ट के माध्यम से ही सिलेंडर लाइनर की दीवार तक होता है। आगे समझ में? तो रिंग तो बहुत पतली सी रहती है, तो ज्यादातर ऊष्मा का स्थानांतरण, पिस्टन की जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण सिलेंडर लाइनर की दीवार तक पिस्टन का किस भाग से होता है? तो पिस्टन की स्कर्ट के माध्यम से ही होता है। तो वो क्या कह रहा है, ध्यान देना, वो यही कह रहा है कई पिस्टनों की स्कर्ट में स्लॉट कटा होता है। तो अगर पिस्टन में, जब पिस्टन की जो स्कर्ट है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण उसके द्वारा हो रहा है, तो वहां तापमान ज्यादा भी रहेगा, और ज्यादा रहेगा तो और इसका गैप जो है यहाँ पर, पिस्टन स्कर्ट का गैप लाइनर और पिस्टन की स्कर्ट का गैप बहुत कम है, बहुत माइनर है, तो यहां पर अगर तापमान आया तो पिस्टन की स्कर्ट तो लाइनर के साथ जाम हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो पिस्टन है, ध्यान दो, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन की स्कर्ट में हम एक अलग से खांचा काटते हैं। वो खांचा इसलिए काटते हैं ताकि पिस्टन बाहर की तरफ विस्तार ना करके अंदर की तरफ विस्तार करे, है ना। तो ये है पिस्टन पर स्लॉट काटना। तो अभी देख लेते हैं पिस्टन को देख लेते हैं थोड़ा सा, ये बस इतनी सी बात हो गई तो हो जाएगा खत्म। देखो पहले एक बार पिस्टन लैंड देख लेते हैं। पिस्टन लैंड किसे कहेंगे? ये लिख रहा है, ये पिस्टन की पर्दी होती है जो शीर्ष रिंग ग्रुप के ऊपर व अन्य रिंग ग्रुप के मध्य में होती है। कुल मिलाकर बात है कि दो रिंग ग्रुप, दो खांचों के बीच में जो मेटल होगा वो कहलाएगा पिस्टन लैंड। क्लियर है? तो आगे देखो, ये तो मैं बता चुका था, ये है पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन स्कर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था। ठोस स्कर्ट पिस्टन, यानी ऐसा पिस्टन जिसकी स्कर्ट क्या है, ठोस है, ज्यादा सॉलिड है। यहां से ये देखो, अब ये मैंने एक लाइनर की दीवार बनाई, तो ऊपर तो इतना गैप रहेगा और नीचे जाके जो है स्कर्ट थोड़ी ओवर रहती है, तो ये लाइनर के लगभग यहाँ गैप कम रहता है, बहुत गैप कम रहता है। यहाँ इधर देखो, यहाँ ऊपर गैप ज्यादा रहेगा और अंदर जाकर के लाइनर के यहाँ गैप कम रहता है। तो जो ये पिस्टन की स्कर्ट है और ये लाइनर की दीवार है सिलेंडर की, उसके बीच में गैप कम है और ऊष्मा का स्थानांतरण भी अधिकतर यहीं से होता है। तो इस पिस्टन की जो स्कर्ट है ये लाइनर के अंदर यहाँ जाम हो जाएगी, चिपक सकती है इसका विस्तार होकर के। तो हम क्या करते हैं, ये चिपके नहीं, जाम ना हो, इसलिए इस पिस्टन की जो स्कर्ट है इस पर हम खांचे काट देते हैं, ताकि जब यह बीच में खांचा कटा हुआ होगा तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ विस्तारित ना होकर के, अगर इसका विस्तार होना होगा तो जब बीच में हमने गड्ढा छोड़ दिया, कट छोड़ दिया, इसमें कट लगा दिया, तो विस्तार बाहर की तरफ ना होकर के अंदर की तरफ होता है। जब अंदर की तरफ विस्तार होगा ऊष्मा पकड़ के, तो बाहर पिस्टन जो है सिलेंडर की दीवारों के साथ जाम नहीं होगा। ये फायदा होता है, इसको बोलते हैं स्कर्ट में स्लॉट काटना। तो हम देख लेते हैं। देखो भाई, ये ठोस स्कर्ट थी। आगे देखो ठोस स्कर्ट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के पिस्टन का प्रयोग संपीड़ित प्रज्वलन तथा भारी पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। संपीड़ित प्रज्वलन का मतलब आप क्या समझे? यदि आपने सीआई, एसआई, ईसी और आईसी मेरी जो पहली क्लास देखी है तो आप समझ गए होंगे। संपीड़ित प्रज्वलन का मतलब है सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन कौन कौन से होते हैं? डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन, है ना। तो जितने भी डीजल इंजन है उनमें प्रयोग की जाती है ठोस स्कर्ट, या फिर जो भारी पेट्रोल इंजन है यानी जो हैवी ड्यूटी पेट्रोल इंजन है, जहां लोड लिफ्टिंग में भी कहीं पर अगर कोई हैवी ड्यूटी कार्य किया जा रहा है पेट्रोल इंजन से, तो उस जगह भी सॉलिड स्कर्ट वाले पिस्टन प्रयोग किए जाएंगे। बस इसका उपयोग पूछ सकता है, यह भारी लोड व थ्रस्ट सहन कर सकता है। इस टाइप का पिस्टन भारी लोड या थ्रस्ट को सहन कर सकता है, तो इस टाइप के पिस्टन का उपयोग किया जाएगा हैवी ड्यूटी इंजनों में, सीआई इंजनों में, जैसे रेल का इंजन हो गया या बस ट्रक के इंजन हो गए, या फिर पेट्रोल इंजन में जो भारी कार्य कर रहा है तो उसमें भी हो सकता है। तो आगे देखिए, दूसरा है स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन। यानी स्प्लिट का मतलब है
कि इसकी जो स्कर्ट है उसमें एक खांचा काट दिया होगा, स्प्लिट कर दिया होगा। तो यहां पर देखें, यहां पर अगर हम पिस्टन को डिस्कस करें तो देखो ये पहला रिंग ग्रुप है, इन दोनों में, इसमें 3 रिंग ग्रुप हैं, देखोगे तो आप इनमें तो कंप्रेशन रिंग लगेगी, सॉरी पहला ये दूसरा, ये 3 रिंग ग्रुप है, 3 रिंग ग्रुप नहीं होंगे, ऊपर वाला टॉप हो गया, 1 2 ही है ना, तो ये कुछ बनावट ऐसे ही है, 1 1 2 3 ही है, ये चौथा ऑयल रिंग का है ना, ये जो खाली देख रहे हैं ये पहला खांचा, एक कंप्रेशन, 2 कंप्रेशन, 3 कंप्रेशन, ये ऑयल रिंग। तो देखो बाकी यहाँ पे गैप होना चाहिए था, इसकी बनावट ठीक नहीं है, खैर छोड़ो तुम इस बात को, हमारा फोकस इसको स्कर्ट को लेकर है। यहाँ पर देखो स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन लिखा हुआ है ना, स्प्लिट स्कर्ट का मतलब क्या है, स्कर्ट कौन सा भाग है इसका, ये वाला भाग है स्कर्ट, ये वाला भाग है जो यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, ऊपर की तुलना में थोड़ा भार है। ये तो जो दिख रही है इस पे रिंग लगा रखी है ऑलरेडी, देखो रिंग लगा रखी है, इसलिए मेरे को गलत दिख रही थी इमेज, ये पहली रिंग लगी हुई है इस पे, ये दूसरी रिंग और तीसरी रिंग भी लगी हुई है, क्योंकि ये वाला भाग अगर पिस्टन से बाहर आपको दिख रहा है तो 100% ये रिंग है, ये पिस्टन नहीं हो सकता, ये रिंग ऑलरेडी लगी हुई है, रिंग लगी हुई शो कर रखी है इस पे ना, तो आप उस पर ध्यान ना दो तो फिलहाल ज्यादा सही रहेगा, जब मैं कल प्रैक्टिकल करवाऊंगा समझ में आ जाएगा। हमारा काम था कि जो ये पिस्टन की स्कर्ट है, यानी ऊपर पिस्टन का व्यास कम है यहां से लेके और यहां तक, ये तो ओवर साइज है, जो थोड़ी रिंग है, ये नीचे का व्यास थोड़ा ज्यादा है, तो ये वाली जो भाग है ये वाला पिस्टन स्कर्ट है। तो इस स्कर्ट में देखो एक स्लॉट काट दिया इन्होंने, इसको 2 टुकड़े कर दिए, आपको दिख रहा है एक खांचा काट दिया ऐसे यहाँ पे। अब जब पिस्टन के ऊपर का तापमान जो है कुछ तो इन रिंग के माध्यम से जो है सिलेंडर की दीवार में चला जाएगा, लेकिन रिंग तो बहुत पतली होती है तो थोड़ा ही जा पाएगा, लेकिन इस पिस्टन की खोपड़ी पर जो 3000 डिग्री टेम्परेचर पैदा होगा वो ज्यादातर इस स्कर्ट के माध्यम से सिलेंडर लाइनर की दीवार में जाएगा, क्योंकि जो स्कर्ट है ये ही लगभग सिलेंडर लाइनर की दीवार के टच होकर चलती है, तो इसके जाम होने की संभावना ज्यादा रहती है। जब यहां पर तापमान पिस्टन पे बढ़ेगा तो पिस्टन का जो ऊपर वाला सिरा है, मैं फिर से बनाता हूं ध्यान देना, जो इस पिस्टन का ऊपर वाला सिरा है, देखो ये तो रिंग है जो बाहर है, तो ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा है उसमें गैप कम होता है, यहाँ ऊपर जो है ये गैप ज्यादा होगा, तो रिंग है जो ओवर साइज दिख रही है, बाकी नीचे तो बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो इस पिस्टन की स्कर्ट को बिल्कुल सिलेंडर की लाइनर की दीवार के बिल्कुल टच में है, आपको दिख रही है बिल्कुल टच में, और ऊपर गैप थोड़ा ज्यादा है ऐसे, है ना, बाकी ये आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, बाकी सिलेंडर तो एक समतल ही होगा, ऐसा नहीं होगा नीचे सकड़ा ऊपर से, अब इसमें रिंग लगी हुई है इसलिए मेरे को ऊपर से चौड़ा बनाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर गैप बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर इस पिस्टन की जो एक स्कर्ट है इसका तापमान पाकर के इस सिलेंडर के अंदर जाम होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये जाम ना हो, गर्मी पाकर इसका आयतन बाहर की तरफ ना बढ़ के हमने यहाँ पर इसमें एक खांचा काट दिया, अलग से कटिंग कर दी पिस्टन में, ये कटिंग कर दी। अब कटिंग कर दी तो अगर इस स्कर्ट को यदि तापमान मिलेगा तो 100% ये धातु का बना हुआ है तो इसका आयतन तो बढ़ेगा, लेकिन वो बाहर की तरफ ना बढ़ के भीतर की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे खांचा काट दिया, यहाँ पे जगह छोड़ दी, तो इसको बोलते हैं स्लॉट काटना पिस्टन की स्कर्ट में। ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पिस्टन की स्कर्ट जो है गर्मी पाकर के उसका विस्तार बाहर की तरफ ना हो, जिससे वो सिलेंडर के अंदर जाम ना कर दे पिस्टन को, तो इसलिए हम पिस्टन की स्कर्ट में हम एक खांचा बना देते हैं। आगे समझ में, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन। तो आगे देखते हैं इसके बारे में कोई खास बात है तो देखो स्प्लिट स्कर्ट में क्या है। स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन का ज्यादातर उपयोग स्कूटरों में, मोटरों में, यानी मोटरसाइकिलों के इंजनों में किया जाता है, ये हल्के होते हैं, इन पेट्रोल इंजनों में किया जाता है इस टाइप की। आगे देखें, आगे देखो क्या कह रहा है, पिस्टन विस्तार नियंत्रक, यानी गर्मी पाकर पिस्टन का विस्तार ना हो, लेफ्ट राइट और अप डाउन पिस्टन का विस्तार ना हो, उसका आयतन बढ़े नहीं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम कुछ विधियां या युक्तियां हम प्रयोग करते हैं, उसको हम बोलेंगे पिस्टन विस्तार नियंत्रक। तो क्या क्या है देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। पिस्टन को ठंडा करने के लिए सीधा कोई प्रबंध नहीं होता है, मतलब हमारा जो ये इंजन का पिस्टन है ये डायरेक्ट पानी और हवा के टच में नहीं होता है, तो इसलिए ये ठंडा नहीं हो सकता। तो वही चीज कह रहा है कि पिस्टन को ठंडा करने के लिए सीधा कोई प्रबंध नहीं होता है, यानी ये पानी और हवा के टच में नहीं होता है, इसलिए पिस्टन को ऊष्मा पाकर विस्तार हो जाने की संभावना बढ़ जाती है, तो जिससे पिस्टन सिलेंडर के भीतर जाम हो सकता है। अतः पिस्टन विस्तार को नियंत्रण करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है, इन विधियों को हम बोल रहे हैं पिस्टन विस्तार नियंत्रक, यानी पिस्टन का विस्तार ना हो ताकि पिस्टन सिलेंडर के अंदर जाम ना हो जाए। अगर जाम हो गया तो आपका इंजन चलेगा ही नहीं, क्योंकि पिस्टन नहीं चलेगा तो उसके स्ट्रोक पूरे नहीं होंगे, स्ट्रोक पूरे नहीं होंगे तो इंजन काम नहीं करेगा। तो पिस्टन का चलना जरूरी है सिलेंडर के अंदर, तो तभी आपको का इंजन काम कर पाएगा। बस ये पिस्टन रिंग यहाँ से चालू हो गया, बस खत्म होने वाली आज की क्लास, ये पिस्टन रिंग चालू हो गया, तो थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, 2-4 लाइन है बस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो पिस्टन विस्तार नियंत्रक, जैसे हम कहते नहीं है, आपने पढ़ा होगा क्या, हाँ रख दो, अब तो हटा दो, कोई नहीं, कल की क्लास में करवाएंगे फिर प्रैक्टिकल, 2-3 प्रैक्टिकल वीडियो तो मल्टी सिलेंडर के जो करने वो कर लेंगे, फिर कल शाम को करवाएंगे तो कर देंगे। देखिए भाई, ये कल मैं और प्रैक्टिकल करा देंगे, इनकी असेंबलिंग डिसमेंटलिंग दिखा देंगे, पिस्टन बॉस वगैरह वगैरह, तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया मेरे हिसाब से, अभी कोई कसर नहीं रही, लेकिन फिर भी हम करा देंगे कल। तो देखें, हम बात कर रहे थे पिस्टन विस्तार नियंत्रक, जैसे आपने सीएजी सुना है, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऐसे कैग है ना, कैग, तो ये क्या करते हैं, किसी चीज पे कंट्रोल करते हैं, तो पिस्टन का विस्तार ना हो, लेफ्ट राइट गर्मी पाकर के और अप डाउन, इसका आयतन ना बढ़े, तो इस पर हम क्या करेंगे, इसकी जो ये स्कर्ट है, इस स्कर्ट पर हम स्लॉट बना देंगे, तो जिससे अगर इसका विस्तार होगा तो अंदर की तरफ होगा, जब इसमें खांचा कटा हुआ होगा तो इस पर खांचा काट देते हैं, बाकी इनमें किसी भी पिस्टन में बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर बना हुआ है, देख लो ये रहा, ये पिस्टन पर स्लॉट काटना, तो हम पिस्टन पर स्लॉट काटेंगे, ये एक टी टाइप का स्लॉट काट दिया, ये एक स्प्लिट स्कर्ट पिस्टन हो गया, यहाँ पर बिल्कुल ही कट लगा दिया, तो ये सब हम करते हैं ताकि पिस्टन का विस्तार बाहर की तरफ ना हो और ये सिलेंडर के अंदर जाम ना हो जाए, तो इसकी स्कर्ट पर हम एक ऐसा खांचा काट देते हैं। ये यहाँ पर देखो ऑब्लिक्यू टाइप स्लॉट यहाँ पर काटे हुए हैं, ये लिख रहा हूं, ये 2 खांचे आपको दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं, तो ये है सॉलिड स्कर्ट, इसमें कोई खांचा नहीं कटा हुआ भैया, ये सॉलिड स्कर्ट है, थोड़ी ठोस है ना, तो दिख रही होगी, बाकी और सब में हमने खांचे काट रखे हैं, तो ये हम करते हैं पिस्टन का विस्तार ना हो इसलिए। तो क्या लिख रहा है देखो, गर्मी पाकर पिस्टन के विस्तार होने की संभावना अधिक रहती है, जिसे रोकने के लिए पिस्टन की स्कर्ट में हम एक स्लॉट काट देते हैं, यानी खांचे काट देते हैं, जिससे उस पिस्टन का विस्तार बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ होता है, ताकि पिस्टन हमारा सिलेंडर के अंदर जाम ना हो और चलता रहे। आगे समझ, आगे देखो सेकंड क्या है हमारे पास, दूसरा पिस्टन का विस्तार ना हो तो हम पिस्टन पर एक चीज और करते हैं, पिस्टन पर हीट डैम बनाना। अब डैम मतलब आप जानते हैं, डैम का मतलब है बांध, बांध का कार्य क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखना, लेकिन ये हीट डैम है, नॉट वाटर डैम।
तो ये क्या करेगा, हीट को स्टोर करके रखेगा। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो हीट को अपन को स्टोर क्यों करना है इसमें, भाई हीट को स्टोर करेगा मतलब वो अंदर स्कर्ट की तरफ ज्यादा नहीं जाने देगा, ताकि क्योंकि स्कर्ट और पिस्टन जो सिलेंडर है उसकी दीवारों के बीच में गैप कम होता है, तो वहां से जाम होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। पिस्टन ऊपर से जाम नहीं होगा जितना नीचे की तरफ से जाम होगा सिलेंडर के अंदर। तो ये हम पिस्टन के जो हेड है उसमें एक हीट डैम बना देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ देखा। तो पिस्टन का जो ऊपर का जो टॉप लैंड मैंने अभी बताया था, उस टॉप लैंड भाग पर चारों तरफ ये खांचा काट देंगे, ये वाला जो खांचा है ये काट देंगे। तो क्या होगा, जो टेम्परेचर ऊपर जनरेट होगा वो नीचे नहीं जाएगा, स्कर्ट की तरफ ज्यादा नहीं जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो पिस्टन की जाम होने की संभावना सबसे ज्यादा स्कर्ट की तरफ से होती है। तो पिस्टन का विस्तार ना हो उसको नियंत्रित करने की हमारे पास एक तो है कि आप पिस्टन की स्कर्ट पर स्लॉट काट दें। अगर इसकी दूसरा उपचार क्या है कि पिस्टन का जो हेड है उसके जस्ट नीचे जो टॉप लैंड है, यानी पहले रिंग के खांचे के बीच में ऊपर जो मेटल का चारों तरफ गोल आकार है, ये है टॉप लैंड, ये जो दिख रहा है ये ऊपर का ये। तो इस पर चारों तरफ एक गड्ढा काट दें, तो उससे क्या होगा, जो तापमान पैदा होगा नीचे स्कर्ट की तरफ इतना नहीं बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा तो वहां से पिस्टन का जाम होने की इतनी संभावना नहीं रहेगी। तो वही चीज लिखी हुई होगी, देखो ये है हीट डैम, मतलब एक खांचा काटना बस और कुछ नहीं है। यही पिस्टन में हीट डैम बनाना, यानी देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। पिस्टन हेड के ऊपर की उष्मा पिस्टन स्कर्ट में ना जाए, मैं यही बता रहा था, क्योंकि पिस्टन के सबसे ज्यादा जाम होने की संभावना नीचे से होती है, इस पिस्टन स्कर्ट से होती है यहाँ से भाई, है ना। तो जब ऊपर ही हमने हीट डैम काट देंगे तो नीचे तक टेम्परेचर ज्यादा जाएगा ही नहीं, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा, स्कर्ट में आप जो है स्प्लिट कर सकते हो, तो आप बचा सकते हो जाम होने से। तो वही कह रहा है, पिस्टन हेड के ऊपर की उष्मा पिस्टन स्कर्ट में ना जाए, इसलिए पिस्टन के टॉप लैंड की पूरी पर्दी में हम एक खांचा काट देते हैं, जिसे हीट डैम कहा जाता है, जिससे पिस्टन स्कर्ट कम गर्म होती है और विस्तार कम होता है, और परिणाम स्वरूप पिस्टन जो है वो स्कर्ट की जगह से जाम होने से बच जाता है हमारा। तो ये हमारे पिस्टन का आज पूरा चैप्टर हो गया है। इसके अलावा हमारा अभी ये कनेक्टिंग रॉड बच गई, ये करनी है।